हमारा हीरो, जो कि सेकंड प्रिंस है, पूरे किंगडम का फेवरेट था। वो ऐसा बंदा था जो एक पल में खतरनाक क्रीचर्स की भीड़ को खत्म कर सकता था। अपनी जवानी में ही इस लड़के ने स्वॉर्ड मास्टर का रैंक हासिल कर लिया था, जिस वजह से वो बाकियों को लीड करता था। पर हर कोई उसका फैन नहीं था, जैसे कि वो जल्लू लड़का नागी। ट्रेनिंग सेशंस के बीच में नागी हमेशा मौका ढूंढता था ताकि वो इस महान वॉरियर की इमेज खराब कर सके। वो फालतू की बातें करता, पीवीपी में पंगे लेता और उसके छोटे भाई बहनों के सामने उसको बुली करता था। सेकंड प्रिंस काफी मैनिपुलेटिव था और वो बेवकूफों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए बस एक गेम खेलता रहता था। पर अंदर से वो काफी ज्यादा ट्रिगर्ड था, क्योंकि पुरानी यादें उसको अंदर ही अंदर खा रही थी और उसकी तकलीफ की वजह थी किंगडम का बर्बाद होना। फिर एक दिन एक खूनी जंग ने उसका नाम ओ निशान मिटा दिया। प्रोटैगनिस्ट ने अपना 13th बर्थडे इसी दिन सेलिब्रेट किया। क्वीन ने नाइट कमांडर को ऑर्डर दिया कि वो दुश्मन के हमलों से किंगडम को न बचाए बल्कि बच्चों को लेकर वहां से भाग जाए। माँ ने उस बेबस बच्चे को एक पुरानी रेलिक दी जिसको एक्टिवेट करने से बफ्स मिल सकते थे, और प्रॉमिस किया कि ये उसको रॉयल फैमिली की खोई हुई इज्जत वापस दिलाने में मदद करेगी। दुनिया के दूसरे कोने तक पहुंचने की लंबी भागम भाग में उसका फायदा हुआ और प्रोटैगनिस्ट की फिजिकल स्किल्स काफी इंप्रूव हो गईं। रैंसन को लगने लगा था कि वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी चैलेंज के लिए रेडी है, पर किस्मत सुकून नहीं देती और एक नया हार्डकोर क्वेस्ट पहले से ही उसके पीछे पड़ा था। प्रोटैगनिस्ट दुश्मन के किले में घुस गया। एक बहुत ही खतरनाक अपोनेंट के सामने आने पर स्वॉर्ड मास्टर ने डिसाइड किया कि वो उसको अपनी सारी स्किल्स दिखाएगा। उस लड़ाई का रिजल्ट ये निकला कि काउंट मारा गया। अगले ही पल रैंसन की मौत हो सकती थी, पर कैप्टन ने कैसे भी करके उसको बाहर निकाल लिया, भले ही उसने अपनी सारी ताकत खो दी थी। दोनों साथ मिलकर उन खंडहरों की तरफ निकल गए जो जंग के मैदान से काफी दूर थे। सेकंड प्रिंस ने अब अपनी स्किल्स की ट्रेनिंग बंद कर दी थी और वो एक आम इंसान की तरह थका देने वाले काम करने लगा था। फिर अचानक सेवियर ने उसका ध्यान भटकाने का सोचा। इलिक्स सीढ़ी लैडर से उसको बड़े कैजुअल तरीके से ग्रीट करता है। वो थोड़ा सरप्राइज्ड है, पर उससे मिलकर खुश है। इससे पहले कि वो सेफ नीचे उतर पाता, उसका पैर रंग से फिसल गया। वो सीढ़ी से गिर जाता है, जिससे रैंसन डर जाता है। रैंसन फटाफट उसको चेक करने जाता है, पर इलिक्स उस बात को टाल देता है और काउंट के बारे में पूछता है। रैंसन मानता है कि काउंट ने वही पुराना जवाब दिया और कहा कि 1 महीना और वेट करो। एलिक्स इस डिले को मान लेता है और सजेस्ट करता है कि वो अगले महीने फिर से पूछ लेंगे। रैंसन टॉपिक चेंज करता है और इलिक्स को डांटता है कि वो इतना खतरनाक काम खुद क्यों कर रहा है। इलिक्स हंसकर टाल देता है और कहता है कि वो सारा काम छोटे बच्चों पर नहीं छोड़ सकता। रैंसन उसको याद दिलाता है कि वो बच्चे अब छोटे नहीं रहे। फिर भी इलिक्स रेंस को जानता है और अभी भी उनको शील्ड करने की जिम्मेदारी महसूस करता है। रैंसन बड़बड़ाता है कि इलिक्स अब फिर से अपना वही नोबल प्रॉमिस करेगा कि वो सबको प्रोटेक्ट करेगा। एलिक्स भी रेंस की बात समझ जाता है और अफसोस करता है कि काश लेजेंडरी एलिक्सर मिल जाए, वही उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। वो पुरानी बातें याद करते हैं कि एलिक्सर एक पुराना मिरेकल था जो मौत के मुंह से वापस ले आता था, और अफवाह थी कि वो सदियों पहले इलान डंजन में मिला था। एलिक्स इसे बस एक पुरानी कहानी बोलकर मिटा देता है। वो कहता है कि ऐसे मिरेकल का उससे कोई लेना देना नहीं है और वो उस उदास बात को खत्म करने की कोशिश करता है। रैंसन धीरे से मानता है कि शायद ऐसा मिरेकल दोबारा कभी नहीं होगा। उनकी बातें तब रुक जाती हैं जब स्टूडेंट्स अर्जेंटली अपने टीचर को बुलाते हैं। ट्रेनिंग यार्ड में अचानक एक गिरता हुआ बीम खतरा बन जाता है। इलिक्स तुरंत रिएक्ट करता है और अपने एक प्रोस्थेटिक आर्म से उस खतरे को पकड़ लेता है। लड़कों को बचाने के बाद वो बड़बड़ाता है कि उसने अभी छत रिपेयर की थी और वो दोबारा नहीं करेगा। वो एक प्रैक्टिस स्वॉर्ड वापस देता है और लड़के को सिखाता है कि किसी भी क्राइसिस में स्वॉर्ड को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। स्टूडेंट बोलता है कि उसने स्वॉर्ड को जितना टाइट हो सके उतना पकड़ा था। एलिक्स समझाता है कि स्वॉर्ड्समैनशिप सिर्फ जोर से पकड़ने के बारे में नहीं है। वो दिखाता है कि सही स्टांस तब बनती है जब दोनों पैरों को मजबूती से जमाया जाए और पूरे बॉडी का वेट बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो। वो आगे कहता है कि स्वॉर्ड चलाने से पहले अपोनेंट को दिमाग में साफ साफ देखना चाहिए। जैसे ही वो लेसन में डूबता है, एलिक्स का फोकस एक अलग ही इंटेंसिटी के साथ शार्प हो जाता है। वो कंसंट्रेशन उसको उस रात की याद में ले जाती है जब रेंस ने उसको बचाया था। फ्लैशबैक में एक खतरनाक लाल कपड़ों वाला अटैकर उस पर जानलेवा हमला करता है। दुश्मन का ब्लड रेड वार नीचे आता है और एलिक्स उसको रोकने की जिद करता है। उस इम्पैक्ट की वजह से वो गिरने की हालत में पहुंच जाता है। एलिक्स को रियलाइज होता है कि मौत कितनी करीब है। अटैकर ताना मारता है कि एलिक्स जितना ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, उसकी हिचकिचाहट उतनी ही भारी होती जाएगी। इस कड़वी बात के साथ दुश्मन डिक्लेयर करता है कि एलिक्स को मर जाना चाहिए। एलिक्स उसका जवाब एक ब्लू काउंटर स्ट्रोक से देता है जो दुश्मन की लाल तलवार से सीधा टकराता है। वो खुद को इस यकीन के साथ मजबूत करता है कि क्योंकि उसके पास प्रोटेक्ट करने के लिए लोग हैं, वो यहाँ नहीं मर सकता। अटैकर एलिक्स के इस रेजिस्टेंस से डरता नहीं बल्कि और एक्साइटेड हो जाता है। एलिक्स का वो डेस्परेशन वाला काउंटर दुश्मन के हाथ को काट देता है और उसको पीछे धकेल देता है। जख्मी होने के बावजूद एलिक्स पूरा जोर लगाता है ताकि वो फायदा उठा सके। वो एक और ब्लू एज स्ट्राइक के साथ आगे बढ़ता है जब दुश्मन पीछे हट रहा होता है। वापस प्रेजेंट में एलिक्स का प्रोस्थेटिक हाथ ट्रेनिंग स्वॉर्ड पर टाइट हो जाता है। जैसे ही मेमोरी धुंधली होती है, रैंसन उसको ध्यान से देखता है
क्योंकि वो उसकी अचानक आई इंटेंसिटी के पीछे का पुराना सदमा ट्रॉमा समझ रहा है। स्टूडेंट्स हैरानी से देखते रह जाते हैं जब उनका टीचर गलती से वुडन डमी के 2 टुकड़े कर देता है। एलेक्स खुद उस टूटे हुए टारगेट को देखकर पलक झपकाता है। अपनी ही ताकत से थोड़ा सरप्राइज्ड होकर वो अजीब ढंग से माफी मांगता है और प्रॉमिस करता है कि वो डमी रिपेयर कर देगा, क्योंकि उसका इरादा बस एक एग्जाम्पल देने का था। इससे पहले कि माहौल नॉर्मल हो, एक और स्टूडेंट घबराकर भागते हुए आता है। रैनसन उस बच्चे की घबराहट देखकर तुरंत समझ जाता है कि कुछ सीरियस हुआ है। लड़का बोलता है कि डेजी और सेक्लिन खतरे में हैं। एलेक्स का चेहरा तुरंत सख्त हो जाता है। जैसे ही वो पुराने हॉल में एंटर करता है, उसको एक अजीब सा मनहूस माहौल महसूस होता है। खून की स्मेल उसको बता देती है कि ये बच्चों की छोटी मोटी लड़ाई से कहीं बढ़कर है। वो बच्चों को आवाज देता है और तेजी से अंदर भागता है। उससे वहां डेजी और सेक्लिन मिलते हैं, जो एक असली स्वॉर्ड फाइट में फंसे हुए हैं और दोनों जख्मी हैं। वो लाल बालों वाली लड़की इलियन फैमिली की डेजी है। उसका ब्लू बालों वाला ओपोनेंट उसी फैमिली का शॉन है। तभी एक मजाकिया आवाज रैनसन को ग्रीट करती है और बच्चों के चारों तरफ कई इंट्रूडर्स सामने आते हैं। एलेक्स तुरंत खतरे को पहचान लेता है और डर से ठंडा पड़ जाता है। बोलने वाला खुद को नागी बताता है, जो कैसल्स का एक वैसल है, और वो जानना चाहता है कि नागी से पूछा कि वो रैनसन के साथ क्या कर रहा है। नागी बड़ी होशियारी से क्लेम करता है कि वो लोग बस एक इंटरव्यू ले रहे हैं। एलेक्स को यकीन नहीं होता और वो वही वर्ड रिपीट करता है। नागी की बातों में छुपी बुराई को पहचानकर एलेक्स सुनता है जब नागी समझाता है कि अगर डेजी और सेक्लिन ने अच्छा टैलेंट दिखाया तो वो उन्हें अपनी डायरेक्ट ब्लड लाइन में ले लेगा। एलेक्स को घिन आती है ये सोचकर कि नागी उन बच्चों को अपने गंदे खून से नापाक करेगा। नागी उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि एक भाई होने के नाते उसको पता होना चाहिए कि सबसे छोटी ब्लड लाइन भी एक अपाहिज फेलियर से ऊपर होती है। ये इंसल्ट एलेक्स को चुभती है क्योंकि उसको अपना टूटा हुआ शरीर और पुराना वक्त याद आ जाता है। वो पूछता है कि क्या काउंट कैस को पता है कि ये सब हो रहा है। नागी हंसता है और कहता है कि काउंट जैसा आदमी इन छोटी डिटेल्स में अपना सिर नहीं खपाता। वो आगे पूछता है कि एलेक्स उनकी फैमिली के कंट्रोल वाले एरिया में अकेला क्यों आया। एलेक्स जवाब देता है कि वो खतरा जानते हुए भी इसलिए आया क्योंकि उसने अफवाह सुनी थी कि महान स्वॉर्ड मास्टर रैनसन ने अपने हाथ पैरों की ताकत खो दी है। नागी रिवील करता है कि वो अफवाहें कुछ बच्चों की वजह से फैलाई गई थीं। ये सुनकर एलेक्स एकदम जम जाता है। नागी बड़ी बेरहमी से पूछता है कि क्या रैनसन अपनी इस हालत में अभी भी बच्चों को बचा सकता है। एलेक्स उसको वार्निंग देता है कि बच्चों को छोड़ दे और शांति से निकल जाए, वरना मारा जाएगा। नागी उसकी धमकी का मजाक उड़ाता है और पूछता है कि क्या एलेक्स में इतनी जान है भी कि वो अपनी बात पूरी कर सके। एलेक्स बातों के बजाय एक्शन से जवाब देता है और नागी का मजाक खत्म होने से पहले ही उस पर झपट पड़ता है। नागी के आदमी बीच में आ जाते हैं और एलेक्स को चारों तरफ से तलवारों से घेर लेते हैं। उनकी कोऑर्डिनेशन देखकर एलेक्स समझ जाता है कि ये गार्ड्स कम से कम लो लेवल एक्सपर्ट्स तो हैं। वो डिसाइड करता है कि ये अभी भी उसके सामने कुछ नहीं है और खुद को याद दिलाता है कि किसी को भी एक स्वॉर्ड मास्टर को हल्का नहीं लेने देना चाहिए। सबकी तलवारों का एक साथ सामना करते हुए वो अनाउंस करता है कि स्वॉर्ड मास्टर कोई ऐसी चीज नहीं जिसे नीचा दिखाया जाए। उसके प्रोस्थेटिक ग्रिप के पास ब्लू पावर जमा होने लगती है जैसे ही वो तलवार में अपनी एनर्जी डालता है। वो एक जोरदार वेव छोड़ता है जो अटैकर्स को दूर फेंक देती है। उस झटके से पूरा हॉल हिल जाता है, गार्ड्स इधर उधर गिरते हैं और फर्श फट जाता है। नागी मजाकिया तरीके से ताली बजाता है और कहता है कि रैनसन अभी भी पहले जैसा अमेजिंग है। एलेक्स ठंडे दिमाग से नोटिस करता है कि इन नए लड़कों को सच में डर नहीं लगता। नागी और जोर से मुस्कुराता है और कहता है कि इतना सख्त मत बनो। वो कहता है कि बच्चों को डरने के लिए दोष नहीं दिया जा सकता जब उनके सामने एक मॉन्स्टर खड़ा हो। एलेक्स जवाब देता है कि नागी आज भी उसके सामने उतना ही इनसिक्योर है जितना पहले था। नागी इस बात पर चिढ़कर मजाक उड़ाता है। डेजी और सेक्लिन हैरान हैं कि एलेक्स का ये ताना सीधा नागी पर निशाना था। नागी की ऑरा गुस्से में ब्लड रेड चमकने लगती है और उसका सुकून खत्म हो जाता है। एलेक्स को रियलाइज होता है कि उसकी अभी की कंडीशन में इस लड़ाई से निकलना आसान नहीं है। वो डिसाइड करता है कि एक ही डिसाइसिव वार से सब खत्म कर देगा। ब्लू एनर्जी उसके चारों तरफ उठती है और वो फिनिशिंग ब्लो देने के लिए ऊपर उछलता है। नागी नीचे खड़ा होकर रेड पावर के साथ उस अटैक को रोकने की तैयारी करता है। एलेक्स को एक ओपनिंग दिखती है और उसे लगता है कि उसने नागी को पकड़ लिया है। वो एक कंसंट्रेटेड स्लैश मारता है ताकि सब कुछ एक बार में काट दे, पर अटैक के अगले ही पल एलेक्स को लगता है कि कुछ गलत है। नागी अटैक से बचकर एकदम करीब आ जाता है। उनकी तलवारें जोर से टकराती हैं और नागी उस जानलेवा वार को बेअसर कर देता है। नागी हंसता है और पूछता है कि एलेक्स को क्या हुआ। वो बताता है कि एलेक्स का कोर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और एलेक्स शॉक हो जाता है कि नागी को ये कैसे पता चला। नागी शेखी बघारता है कि वो बिना किसी वजह के टॉप रैंक्स तक नहीं पहुंचा है। वो क्लेम करता है कि इससे साबित होता है कि ब्लड लाइन्स हमेशा सुपीरियर होती हैं। एलेक्स को कमजोर पड़ता देख नागी सोचने लगता है कि अब उसका क्या किया जाए। वो अपनी धमकी डेजी और सेक्लिन की तरफ मोड़ देता है और पूछता है कि क्या उसे एक एक करके उन्हें मार देना चाहिए। एलेक्स का हाथ अपनी छुपी हुई खंजर डैगर पर टाइट हो जाता है और वो आखिरी रास्ते के बारे में सोचता है।
वो चुपके से छुपा हुआ ब्लेड निकालता है और सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला करता है। नागी उससे बड़े प्यार से बात करता है, जैसे उस पल का मजा ले रहा हो। एलेक्स अपनी आना प्राइड को ठुकराकर नागी से रुकने की भीख मांगता है, क्योंकि वहां बच्चे हैं और उन्हें छोड़ देना चाहिए। नागी थोड़ा रुकता है इस अचानक की रिक्वेस्ट से हैरान होकर। फिर उसे समझ आता है कि एलेक्स गिड़गिड़ा रहा है और वो खुशी से उसका मजाक उड़ाता है। एलेक्स बिना किसी शर्म के इसे मान लेता है, क्योंकि वो नागी की बेरहमी को अच्छे से जानता है। वो समझता है कि नागी को सिर्फ जीत नहीं चाहिए, बल्कि वो उसे कुचलना और टूटते हुए देखना चाहता है। नागी डिसाइड करता है कि इसका मतलब वो एलेक्स को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। एलेक्स अपनी आंखें नीचे कर लेता है और बच्चों की खातिर वो जिल्लत सहता है। नागी कहता है कि वो थोड़ा और मजा लेना चाहता है और एलेक्स की बेबसी के साथ खेलता है। वो अचानक एलेक्स के चेहरे पर एक भयानक पंच मारता है। इससे पहले कि एलेक्स संभल पाए, नागी एक और गंदा वार करता है। बार बार पड़ने वाले पंचेस से एलेक्स खून से लथपथ हो जाता है और लड़खड़ाने लगता है। नागी उसे जोर से फर्श पर पटक देता है। वो एलेक्स को एक टूटे हुए खिलौने की तरह लात मारता है और उसके सिर पर अपना जूता रखकर उसे फटे हुए पत्थर में दबा देता है। उस जूते के नीचे दबे हुए एलेक्स दुख में माफी मांगता है। नागी नोटिस करता है और ठंडी हैरानी से उसको देखता है। एक गंदी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर वापस आती है जब उसे समझ आता है कि एलेक्स बच्चों से माफी मांग रहा है, उससे नहीं। वो एलेक्स का मजाक उड़ाता है कि वो नरम पड़ गया है। आखिर में नागी उस दिन का टॉर्चर खत्म करता है और प्रॉमिस करता है कि वो कल इसे जारी रखेंगे, बच्चों को उस धमकी के भरोसे छोड़कर। जब वो चला जाता है, छोटे स्टूडेंट्स पैनिक करने लगते हैं कि उनका टीचर सच में हार गया और उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। एलेक्स जख्मी होने के बावजूद शांत है और कहता है कि इतना काफी है कि उसने सबको बचा लिया। रात होती है और ठंडा पूरा चांद निकलता है। बाहर की खामोशी अंदर की टेंशन से एकदम अलग है। अंदर एलेक्स डेजी और सेक्लिन से पूछता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो डेजी से सीधा पूछता है कि क्या वो सच में ब्लड लाइन किन बनना चाहती थी। सेलिन पहले अपना सिर झुकाता है और अपने टीचर से माफी मांगता है। डेजी चुप रहती है, अपने हाथ बांधकर और अपने इमोशंस को दबाकर। एलेक्स उससे पूछता है कि क्या उसे अपने बचाव में कुछ कहना है। सीधे जवाब देने के बजाय वो इस सारी बात को बकवास बोलकर मना कर देती है और सच मांगती है। डेजी पलटकर जवाब देती है कि उसे कैस के नीचे काम करने की परमिशन क्यों नहीं होनी चाहिए। वो एलेक्स को याद दिलाती है कि एक वक्त पर वो खुद भी उसी लॉर्ड का सर्वेंट रिटेनर था। एलेक्स उस पर चिल्लाता है कि ऐसे मत बोलो जैसे तुम्हें सब समझ आता है, और पूछता है कि क्या वो भूल गई कि असलियत में क्या हुआ था। वो बताता है कि कैस की वैम्पायर बनने की लालच की वजह से उनके सारे साथियों और फैमिलीज की मौत हुई थी। यादें उन मासूम शिकारों की तस्वीर पर खत्म होती हैं जो दिखाती हैं कि उस लालच की वजह से कितना खून बहा था। डेजी कड़वाहट के साथ ये बोलती है कि उसकी जिंदगी पहले ही इस घटिया हालत में फंस चुकी है। लैंसन ठंडे दिमाग से उसकी निंदा करता है कि वो एक मर्द के आगे झुककर जिंदा रहना चाहती है। वो उस पर और दबाव डालता है, ये सोचकर घिन खाते हुए कि वो खून पीकर जिएगी। डेजी एकदम से फट पड़ती है और पूछती है कि उसको क्या हक है उस पर जज बनने का। अपने आंसुओं के बीच वो जिद करती है कि उसकी लाइफ उसकी अपनी है और वो इसे खुद संभाल लेगी। वो उसको कहता है कि बीच में दखल देना बंद करे और अपनी जिंदगी जिए। इस बहस को और बर्दाश्त न कर पाने की वजह से डेजी गुस्से में बाहर निकल जाती है, जबकि लैंसन पीछे से उसको आवाज देता रहता है। दरवाजा जोर से बंद होता है और कमरे में उसका गुस्सा अचानक गायब हो जाता है। केबिन में एक खामोशी छा जाती है, जबकि लैंसन और सेक्लिन टेबल पर बैठे रहते हैं और उनके बीच टेंशन बरकरार रहती है। लैंसन वहां खड़ा डेजी के पीछे देखता रह जाता है। जो अभी हुआ उससे वो काफी हिला हुआ है। सेलिन बड़े आराम से उससे कहता है कि डेजी ने गुस्से में ये सब कहा, न कि अपने दिल से। लैंसन मानता है कि ये बात वो पहले से जानता है। उससे वो पुराना पल याद आता है जब वो हार कर घुटनों पर बैठा था, बेबसी के बोझ तले दबा हुआ। उस याद से ये ख्याल आता है कि ऐसी सिचुएशन में झुकने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है। सीक्वल उसके अंदर की बात समझ जाता है और कहता है कि वो काफी तकलीफ में होगा। मदद करने के लिए सीक्वल ऑफर करता है कि वो अंकल ब्यूरेन से हीलिंग पोशन लेकर आएगा। लैंसन उसको थैंक यू कहने लगता है, थोड़ा नरम पड़कर। इससे पहले कि माहौल नॉर्मल हो, ब्यूरेन अचानक अंदर घुसता है और परेशानी में लैंसन को चेक करने लगता है। जब पूछा जाता है कि क्या हुआ, तो ब्यूरेन बताने लगता है जो लेना ने उससे पहले बताया था। वो बताता है कि लेना ने डेजी से सुना था कि लैंसन और नागी लड़ रहे हैं और किसी को चोट लग सकती है। इस वजह से वो डरी हुई लड़की उसके पास मदद मांगने आई थी। लेना उससे चिपक जाती है, शर्मिंदा होकर कि उसका सीक्रेट इन्वॉल्वमेंट सबके सामने आ गया है। वो प्रोटेस्ट करती है कि डेजी ने तो चुप रहने का प्रॉमिस किया था, और ब्यूरेन शर्मिंदगी से मानता है कि वो भूल गया था। लैंसन अपने सामने इस अजीब सीन को देखकर थोड़ा हंसता है। टेंशन थोड़ी और कम होती है जब वो काफी टाइम बाद खुलकर हंसता है। वो ब्यूरेन, लेना और सेलिन को उसकी चिंता करने के लिए थैंक यू बोलता है और ब्यूरेन उसको पोषण पकड़ाता है। लैंसन अपना मैकेनिकल हाथ आगे बढ़ाता है उस लाल दवाई को लेने के लिए। उसे पकड़ते हुए वो धीरे से डेजी का भी शुक्रिया अदा करता है। बाहर खड़ा नाइट सिर्फ एक पल के लिए सुकून महसूस करता है। जैसे ही वो खुद को संभालने की कोशिश करता है, एक जोरदार खांसी की वजह से वो रुक जाता है। वो दर्द में दोहरा हो जाता है।
साफ दिख रहा है कि उसकी हालत उससे कहीं ज्यादा खराब है जितनी वो दूसरों को दिखा रहा था। उसका डैमेज्ड मैकेनिकल हाथ स्ट्रेन की वजह से कांप रहा है। अपने सीने को पकड़ते हुए वो कड़वाहट से सोचता है कि अगर उसका कोर्स सही सलामत होता तो नागी उसके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होता। बच्चों के हंसने खेलने की पुरानी यादें उसके दिमाग में चमकती हैं। वो खुद से कहता है कि सिर्फ उन बच्चों को प्रोटेक्ट करना ही आगे बढ़ने के लिए काफी बड़ा रीजन है। पर वो तुरंत अगली प्रॉब्लम का सामना करता है। वो जानता है कि नागी कल वापस आएगा। अपने बर्बाद हाथ को देखकर उससे रियलाइज होता है कि उसके पास ऑप्शंस खत्म हो रहे हैं। वो डिसाइड करता है कि उसके पास उस प्रोस्थेटिक हाथ में लगे हुए एक हिडन रॉयल आर्टिफैक्ट को यूज करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही वो उसे एक्टिवेट करता है, उस डिवाइस से ब्लू मैजिक निकलने लगता है। वो अजीब सी चीज उसकी हथेली में एक पोर्टल या चाबी की तरह स्टेबलाइज हो जाती है। वो फैसला करता है कि वो वानरोआ रॉयल फैमिली का एक खजाना बेच देगा ताकि बच्चों की सेफ्टी के लिए पैसे जमा कर सके। क्योंकि रॉयल्टी के निशान आसानी से ट्रेस किए जा सकते हैं, वो किसी सेफ चीज को चुनता है। आखिर में वो डिसाइड करता है कि सिर्फ बुक ऑफ फेट ही ऐसी चीज है जिसे रिस्क पर लगाया जा सकता है। जब वो उसे समन करता है, वो मानता है कि उससे कभी समझ नहीं आया कि उस किताब को रॉयल ट्रेजर क्यों माना जाता था। किताब खुलती है और उसकी पुरानी स्क्रिप्ट पावर से चमकने लगती है। अक्षर, लेटर्स ऐसे घूमने और उठने लगते हैं जैसे टेक्स्ट खुद जाग रहा हो। उसके सामने एक रीडेबल रिकॉर्ड आता है जो एक पुरानी डेट पर कल्टिस्ट सीक्रेट चैपल के बारे में बताता है। लैंसन दंग रह जाता है कि वो किसी तरह उस लैंग्वेज को समझ पा रहा है जो सदियों पहले खो गई थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, किताब से एक अंधा कर देने वाली ताकत निकलती है और उसे अंदर खींच लेती है। मैजिक के इस उबाल में एक रॉयल मेडालियन और कई सिगल्स चमकने लगते हैं। ट्रांजिशन पूरा होते ही वो विजन पानी जैसी रोशनी में बदल जाता है। कमरे में पर्दे ऐसे हिलते हैं जैसे मैजिक ने हवा को चीर दिया हो। केबिन अचानक खाली हो जाता है और पीछे सिर्फ टेबल और एक गिरी हुई कुर्सी रह जाती है। लैंसन किसी बिल्कुल ही अलग जगह पर शॉक में जागता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, वो खुद को कुछ हुडेड फिगर्स के बीच चलते हुए पाता है। उनके साथ भागते हुए भी उससे समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसे एक्ट क्यों कर रहा है जैसे वो उन्हीं का हिस्सा हो। उसे रियलाइज होता है कि ये कोई इल्यूजन नहीं है और ये जगह फिजिकली एकदम रियल है। वहां की आर्किटेक्चर इलान डंजन जैसी लग रही है, बस फर्क ये है कि ये एकदम नई और सही सलामत है। अनजान रॉग लोगों से घिरे हुए वो समझने की कोशिश करता है कि हो क्या रहा है। एक कल्टिस्ट अचानक उससे सेंस कर लेता है और अनाउंस करता है कि चैपल में कोई इंट्रूडर घुस आया है। लीडर बाकियों को ऑर्डर देता है कि किसी भी और चीज से पहले एलिक्सिर को सिक्योर करें। वो एक वर्ड लैंसन को झटका देता है क्योंकि एलिक्सिर ही वो चीज है जिसकी उसे सख्त जरूरत है। नए डंजन, पुरानी डेट और एलिक्सिर की शुरुआत को कनेक्ट करते हुए उससे रियलाइज होता है कि वो उस एरा में पहुंच गया है जब ये पहली बार यहाँ छुपाया गया है। सच्चाई उस पर जोर से असर करती है। वो 10,000 साल पुराने पास्ट में ट्रैवल कर चुका है। वो अपने प्रोस्थेटिक लेग पर सावधानी से आगे बढ़ता है, कोशिश करता है कि किसी का ध्यान उस पर न जाए। आगे कल्टिस्ट एक पेडेस्टल के चारों तरफ जमा है जहां गार्ड्स के बीच एलिक्सिर रखा है। उस सीन को करीब से देखकर उससे कंफर्म हो जाता है कि सब कुछ सच है। एलिक्सिर की मौजूदगी इसमें कोई शक नहीं छोड़ती कि वो सच में सदियों पुराने पास्ट में खड़ा है। एक मुस्कुराता हुआ कल्टिस्ट बाकियों को तसल्ली देता है कि एलिक्सिर अभी भी सेफ है। उनके बीच छुपा हुआ लैंसन सोचता है कि अगर वो अभी इसे पकड़ ले तो वो सब कुछ वापस पा सकता है जो उसने खोया है। वो अपने चारों तरफ हुडेड फिगर्स को गिनता है और खतरे को नापता है। टोटल 12 दुश्मन हैं जो बिना सोचे समझे हमला करने के लिए बहुत ज्यादा हैं। वो सोचता है कि एलिक्सिर चुराने के लिए उन सबको तुरंत मार दे, पर हिचकिचाता है। लीडर डिसाइड करता है कि ग्रुप को बांट दिया जाए और ऑफरिंग को मूव करने से पहले इंट्रूडर को ढूंढा जाए। वो ईस्ट और वेस्ट पैसेजेस के लिए जोड़ियां, पेयर्स बनाता है। जब नॉर्थ पैसेज टीम का नाम लिया जाता है तो लैंसन एकदम ठिठक जाता है क्योंकि उनमें से एक नाम उसका अपना है। इससे उससे शक होता है कि किताब ने यहाँ के लोगों को उसे एक साथी, एलाई की तरह देखने पर मजबूर कर दिया है। वो अंदाजा लगाता है कि सिर्फ कोई बहुत पावरफुल दिमाग पर असर करने वाला मैजिक ही ऐसी सीमलेस झूठी आइडेंटिटी बना सकता है। पास खड़ा एक कल्टिस्ट उस पर चिल्लाता है कि वो वहां खड़ा क्यों है और फॉर्मेशन क्यों तोड़ रहा है। लैंसन वो लाइन में लग जाता है और अपने साथी पार्टनर को आगे बढ़ने के लिए उकसाता है ताकि किसी को शक न हो। कुछ देर के लिए वो डिसाइड करता है कि पहले इन्फॉर्मेशन जमा करेगा और सही मौके का वेट करेगा। चैपल की मशाल टॉर्च की रोशनी में वो जोड़ी पैसेज के और अंदर चली जाती है। आगे का रास्ता आग और परछाइयों से थरथरा रहा है। वो उस पुराने हॉल से गुजरते रहते हैं, इस बात से बेखबर कि कोई उन्हें रोकने वाला है। अचानक एक अकेली ब्लॉन्ड स्वॉर्ड्सवुमन उनके रास्ते में आती है और उन्हें वहीं रोक देती है। वो उन्हें बड़ी गहरी और खतरनाक खामोशी से घूरती है। लैंसन तुरंत अलर्ट हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये लड़की इन कल्टिस्ट से कहीं ज्यादा खतरनाक है। बिना किसी वार्निंग के वो एक पर्पल एनर्जी वाला स्लैश मारती है। उसकी मौत देने वाली नियत, किलिंग इंटेंट, भारी ताकत के साथ नीचे आती है। वो हवा को चीरते हुए एक स्वीप स्ट्राइक मारती है। लैंसन नोटिस करता है कि उस अटैक के चारों तरफ ऑर्डिनरी स्वॉर्ड ऑरा के बजाय एक अजीब सा ट्रांसपेरेंट धुंध, हेज है। इससे पहले कि वो इसे एनालाइज कर पाए, वो स्लैश उसकी तरफ तेजी से आता है। वो बड़ी मुश्किल से अपने प्रोस्थेटिक से एक ब्लू ब्लेड बनाकर उससे रोकता है।
उस इम्पैक्ट से उसका हाथ और वेपन जोर से झटका खाते हैं। उसकी स्ट्राइक की ताकत उसे पीछे धकेल देती है। पीछे हटते हुए भी वो जज करता है कि उसकी बनाई हुई तलवार नाजुक है पर काम चल जाएगा। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। अंधेरे हॉल में ब्लू और पर्पल एनर्जीज टकरा रही हैं। अपने वेपन को देखकर वो नोटिस करता है कि उसके एज में कुछ खराबी है। सिर्फ उसकी पावर से टकराने भर से ब्लेड डैमेज हो गया था, जो कंफर्म करता है कि ये कितना एबनॉर्मल है। वो खुद को संभालता है और अपनी घबराहट को दबाता है। वो स्वॉर्डवुमन भी इस अजीब बात को महसूस करती है। वो डिसाइड करती है कि ये कोई नॉर्मल स्वॉर्ड ऑरा नहीं है। उसका रिएक्शन लैंसन को कंफर्म कर देता है कि ये अजीबोगरीब चीज असली है, कोई गलतफहमी नहीं। वो सोचता है कि क्यों ना इस फेनोमेनन को दोबारा टेस्ट किया जाए ताकि और सीख सके। इससे पहले कि वो कुछ करे, साइड में किसी चीज पर उसकी नजर पड़ती है। वो देखता है कि कुछ डरे हुए बच्चे पास ही दुबक कर बैठे हैं, जो जख्मी और सहमे हुए हैं। वो साइड देखकर उसके मुंह से हैरानी में आवाज निकल जाती है। वो सोचता है कि बच्चे यहाँ कर क्या रहे हैं। ब्लॉन्ड स्वॉर्डवुमन उसे धिक्कारती है और कहता है कि बच्चों को किडनैप करने वाले कल्टिस्ट्स के साथ खड़ा होना शर्म की बात है। वो उस पर इल्जाम लगाती है कि वो बच्चों को बलि सैक्रिफाइसेस की तरह यूज करने का प्लान बना रहा है। उस इल्जाम से उसको उस प्यारे फैमिली डिनर की याद आ जाती है जिसे वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। उस पुरसुकून सीन और इस हालत का कंट्रास्ट उसके पक्के इरादे को और मजबूत कर देता है। चैपल में दूसरी तरफ कल्टिस्ट इस शोर को सुनते हैं और लड़ाई की तरफ भागते हैं। उन्हें शक होता है कि इंट्रूडर ने उनके एक आदमी को ढेर कर दिया है। जैसे ही वो सबको साथ मिलने के लिए बुलाते हैं, लैंसन पहले एक्शन लेता है। वो एक घुमाता हुआ ब्लू स्ट्राइक मारता है जो आते हुए कल्टिस्ट्स को एक ही बार में काट देता है। स्वॉर्डवुमन और बच्चे इस अचानक आए बदलाव को हैरानी से देखते रह जाते हैं। लैंसन उसकी तरफ मुड़ता है और प्रपोज करता है कि वो दोनों एक ही साइड पर हैं। वो इस ऑफर से काफी स्टंट दिखती है। कॉरिडोर से और दुश्मन करीब आते हैं, जिस वजह से वो पल वहीं खत्म हो जाता है और भी कल्टिस्ट्स पूरी स्पीड से उनकी तरफ लपकते हैं। वो कयोस में लैंसन को पहचान लेते हैं और उसे टारगेट बनाते हैं। दूसरे चिल्लाते हैं कि शायद उस पर हमला हुआ है और मदद के लिए बुलाते हैं। ब्लॉन्ड स्वॉर्डवुमन एक अटैकर को बीच में ही रोक लेती है और अपनी जगह जमी रहती है। उसे देखते हुए लैंसन रियलाइज करता है कि वो कल्ट के खिलाफ एक नेचुरल एलाई है। वो एक और कल्टिस्ट को साफ और डिसाइसिव स्लैश से खत्म कर देता है। एक मरता हुआ कल्टिस्ट उसे पहचान लेता है और यकीन न करते हुए बोलने लगता है। अपनी आखिरी सांस के साथ वो आदमी लैंसन पर धोखा देने का इल्जाम लगाती है। हवा में वो इल्जाम गूंजता है और खून के छींटे उड़ते हैं। लैंसन और स्वॉर्डवुमन दोनों रुक जाते हैं। इस बात से थोड़ा चौंक कर लैंसन तुरंत सिचुएशन को पलट देता है। उससे कहता है कि उसकी परफॉर्मेंस की वजह से उस आदमी को मारना आसान था। वो सिर्फ घूरती रह जाती है। उसके इस अचानक दावे से कंफ्यूज होकर वो बड़ी सफाई से इस सीन को सेल्फ डिफेंस का नाम दे देता है। कहता है कि उस आदमी ने बेवकूफ़ी में हमला किया और उसने बस पलट कर जवाब दिया। फिर वो उससे कहता है कि वो उसकी मदद वैसे ही करती रहे जैसे अभी कर रही है। एक बड़ा कल्टिस्ट करीब आता है और मन ही मन नोटिस करता है कि वो अभी भी लैंसन को समझ नहीं पा रहा। लाशों के बीच खड़ा वो आदमी सीधा पूछता है कि क्या लैंसन की मौत सच में एक धोखा था। वो उस स्पिरिट की ताकत की तारीफ करता है जो धोखे की कड़वी मौत से पैदा होती है। लैंसन खामोशी से सुनता है जब वो आदमी समझाता है कि धोखे की फितरत उसे और मजबूत बनाती है। कल्टिस्ट आगे कहता है कि एक नोबल नाइट की रूह की बलि उनके लॉर्ड को और भी खुश करेगी, जिससे बच्चों का अंजाम और स्वॉर्डवुमन की वैल्यू पता चलती है। ये समझते हुए कि वो अकेली है और सामने वाला ज्यादा ताकतवर है, ब्लॉन्ड स्वॉर्डवुमन खुद को कोसती है कि उसने बैकअप क्यों नहीं बुलाया। लैंसन को नए नजरिए से देखते हुए उस पर एक नई बात साफ होती है। उसके पीछे बचाए गए बच्चे डर और एक हल्की सी उम्मीद के साथ देख रहे हैं। वो आखिर में अपना लेवल साफ बता देती है। मानती है कि वो सिर्फ एक इंटरमीडिएट एक्सपर्ट है। ये जानते हुए कि वो अकेले लीडर को नहीं हरा सकती, वो प्रपोज करती है कि वो पहले अटैक करेगी जबकि लैंसन मौका देखेगा। वो उस मौके को बनाने के लिए एक जोरदार ओपनिंग स्ट्राइक मारती है। लीडर उसके अटैक का सामना सीधा करता है और अपनी सुपीरियर फोर्स से उसे पीछे फेंक देता है। वो शॉक में है कि उसने इतनी आसानी से उसे काबू कर लिया। उसका काउंटर अटैक भयानक ताकत से नीचे गिरता है। इम्पैक्ट से धूल और मिट्टी उड़ती है और पूरा हॉल हिल जाता है। हार मानने से मना करते हुए वो नए गुस्से के साथ दोबारा एक्शन में आती है, पर लीडर एक मजाकिया मुस्कुराहट के साथ उसकी तलवार पकड़ लेता है और बड़े आराम से उसके हमले को रोक देता है। पागलों की तरह मुस्कुराते हुए वो अगले तबाहकुन डेवस्टेटिंग वार के लिए अपना वेपन उठाता है। ब्लॉन्ड स्वॉर्डवुमन को बहुत देर से समझ आता है कि ये लड़ाई अब जानलेवा हो चुकी है। उसी पल लैंसन अपना इरादा पक्का करता है और एक डार्क ब्लू ऑरा का सहारा लेता है। वो पीछे हटने के बजाय घूमती हुई पावर के बीच से आगे बढ़ता है। लैंसन बहुत ज्यादा स्पीड के साथ उस लड़ाई में कूद जाता है। वो एक हुडेड अटैकर को रोक लेता है इससे पहले कि वो आदमी अपना वार पूरा कर पाए। वो ब्लॉन्ड औरत दंग है कि वो अंदर घुसा ही क्यों। एक चमकता हुआ पेंडेंट फ्लैश होता है जो दिखाता है कि कोई हिडन आर्टिफैक्ट अभी एक्टिवेट हुआ है। लैंसन इस अचानक हुए इंटरवेंशन के इम्पैक्ट को महसूस करता है और दर्द को बर्दाश्त करता है। एक रेड ऑरा वाला स्लैश जो उसे मारने के लिए था आखिरी पल में मुड़ जाता है।
अटैकर रियलाइज करता है कि उस पेंडेंट ने रैनसन को पक्की मौत से बचा लिया है। कॉरिडोर में कयोस मच जाता है क्योंकि रैनसन कई हुडेड स्वॉर्ड्समैन से टकराता है। उसके दुश्मन पहचान लेते हैं कि आर्टिफैक्ट के साथ भी उसका डिफेंस हैरत अंगेज हद तक सटीक प्रिसाइज है, जबकि रैनसन इस बात पर हैरान है कि ब्लॉन्ड औरत ने इस नामुमकिन हालत को झेल लिया है। इतनी देर तक उस खतरनाक हमले को झेलने के बाद जो मेन अटैकर था वो गंदा सा स्मर्क करता है और उस लड़की के पीछे से एक और जलील वार करने की तैयारी करता है। वो ब्लॉन्ड स्वॉर्ड्सवुमन थकी होने के बावजूद उस वार को रोकने के लिए खुद को बीच में झोंक देती है। वो गुस्से में पूछती है कि रैनसन बीच में क्यों दखल दे रहा है। रैनसन उसकी तलवार की ऑरा का रंग देखकर समझ नहीं पाता कि इतनी गिफ्टेड लड़की इतनी कमजोर क्यों लग रही है। दुश्मन कड़वाहट के साथ अपना ही मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो एक नाकाम स्वॉर्ड्समैन है जिसके पास कलर्ड ऑरा तो है पर वो तलवार का दिल नहीं पढ़ सकता। इससे पहले कि वो लोग उसकी बात समझ पाते, वो तेजी से हमला करके उस ब्लॉन्ड औरत को गिरा देता है। वो फर्श पर दूर जा गिरती है और उसके हाथ से वेपन छूट जाता है। किलर बड़ी दरिंदगी वाली खुशी के साथ आगे बढ़ता है। उसे यकीन है कि खेल खत्म हो गया है। वो रैनसम को फेयरवेल बोलता है और वही इंसल्ट दोहराता है कि वो सिर्फ एक आधा अधूरा योद्धा है। उस ताने से रैनसन का गुस्सा भड़क उठता है क्योंकि उसने काउंट कैस के नीचे एक स्ट्रेटेजिक वेपन बनने के लिए जो कुछ सहा था वो सब उसे याद आ जाता है। खून निकलने के बावजूद वो हार नहीं मानता और डिसाइड करता है कि वो दिखाएगा कि उसकी ये आधी अधूरी ताकत भी मौत बांट सकती है। वो ऑरा थ्रेड नाम की एक टेक्निक यूज करता है जिसमें वो अपनी ऑरा को एक सटीक और भेदने वाली लकीर में बदल देता है। वो ब्लू थ्रेड अटैकर्स के रिएक्शन देने से पहले ही उन्हें चीर देता है। मेन दुश्मन हिल जाता है क्योंकि रैनसन की पावर अचानक एक बिल्कुल अलग लेवल पर पहुंच गई थी। रैनसन का अटैक कॉरिडोर को चीरते हुए निकलता है और दुश्मन की फॉर्मेशन को तबाह कर देता है। वो दुश्मन का दिया हुआ ताना उस पर ही पलट देता है, ये दिखाते हुए कि एक स्वॉर्ड्समैन कितना खतरनाक हो सकता है। हुडेड किलर बड़ी मुश्किल से उस ब्लू थ्रेड को रोक पाता है जो उसके गले तक पहुंच गई थी। पहली बार उसका कॉन्फिडेंस डर में बदल जाता है। रैनसन पूरी दरिंदगी के साथ उस अटैक को आगे बढ़ाता है। प्रेशर की वजह से दुश्मन की तलवार टूट जाती है। लड़ाई के बाद रैनसन एक घुटने पर गिर जाता है और खून की खांसी करता है। उसका शरीर अपनी लिमिट से बाहर जा चुका था। वो ब्लॉन्ड औरत फर्श से हैरानी में देखती रह जाती है। मरता हुआ दुश्मन भी सिर्फ रैनसन को घूरता है और सोचता है कि ये चीज आखिर है क्या। अपने आसपास के खतरे को इग्नोर करते हुए रैनसन लाश के पास रेंगते हुए जाता है और बड़ी डेस्परेशन से कुछ ढूंढने लगता है। उसे उस मरे हुए आदमी के पास एक छोटा वुडन बॉक्स मिलता है। अंदर वो वायल थी जिसके लिए वो दुआ कर रहा था और उसे देखकर उसके चेहरे पर सुकून आ जाता है। वो उसे खोलता है। उसे पूरा यकीन है कि एलिक्सर पीना ही उसका आखिरी मौका है। वो ब्लॉन्ड औरत जो अब पास ही घुटनों पर बैठी थी पूछती है कि वो क्या कर रहा है। इससे पहले कि वो उसे पी पाता, शीशी उसके हाथ से छूट जाती है और सारा एलिक्सर फर्श पर गिर जाता है। वो घबराकर उस लाश और गिरे हुए एलिक्सर की तरफ भागती है। जैसे ही लिक्विड फैलता है, फर्श के नीचे से एक पॉकेट वॉच जैसा रेलिक चमकने लगता है। गिरे हुए एलिक्सर से वो रेलिक एक्टिवेट हो जाता है और एक अजीब सी वक्त की ताकत वहां से फट पड़ती है। खंडहरों के ऊपर रात का आसमान थमा हुआ है, जैसे वक्त खुद मुड़ रहा हो। दूसरी तरफ डेजी सोच रही है कि इतनी रात गए उसका भाई कहाँ चला गया। जब उसे पता चलता है कि वो बाहर गया है और अब तक वापस नहीं आया, तो वो डिसाइड करती है कि वो उससे माफी मांगेगी, भले ही देर हो गई हो। वो उसके कमरे में जाती है इस उम्मीद में कि शायद वो वापस आ गया हो। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, डर उसे जकड़ लेता है। वो देखती है कि रैनसन अंदर खून से लथपथ पड़ा है। पैनिक में वो अपने भाई को बुलाती है। बेहोश होने के बावजूद वो उस छोटे बॉक्स को ऐसे पकड़े हुए था जैसे वो उसकी जान से ज्यादा कीमती हो। ब्यूरेन और फैमिली जल्दी से उसे बेड पर लिटाते हैं। वो सब चिंता में उसके चारों तरफ खामोशी से खड़े हो जाते हैं। डेजी जिद करती है कि वो उसके पास ही रुकेगी और ब्यूरेन मान जाता है कि जब रैनसन को होश आएगा तब वो उसे बुला लेगी। ब्यूरेन के जाने के बाद डेजी अकेली रह जाती है और अभी भी काफी डरी हुई है। वो पूरी रात खामोशी से उस पर नजर रखती है। उसे बहुत गिल्ट महसूस होता है ये सोचकर कि उनकी वजह से इतना ताकतवर इंसान जख्मी हो गया। उसकी शर्मिंदगी इतनी बढ़ जाती है कि उसे लगता है कि वो मरने के लायक है। तभी रैनसन हिलता है और डेजी अपने ख्यालों से बाहर आती है। जैसे ही होश वापस आता है, रैनसन को शॉक लगता है ये रियलाइज करके कि सब कुछ बदलने से पहले उसने सिर्फ आधा एलिक्सर पिया था। वो एक झटके में उठकर बैठ जाता है और सांस लेने के लिए तड़पता है। कमरे में चारों तरफ देखकर वो हैरान रह जाता है कि वो वापस अपने बेड पर है। वो सोचता है कि क्या ये सब सिर्फ एक सपना था, जब तक कि वो अपने पास डेजी को नहीं देख लेता। डेजी सुकून और चिंता के बीच उस पर सवालों की बारिश कर देती है कि वो कहाँ गया था और ये खून कहाँ से आया। रैनसन सिर्फ खामोशी से उसे देखता रह जाता है, उन यादों के बोझ से दबकर। उसका ध्यान इस बात पर अटक जाता है कि डेजी ने उसे भाई बुलाया, जो उसने कभी नहीं सोचा था कि वो सुनेगा। डेजी थोड़ा घबराकर मना करती है कि उसने कुछ अलग कहा है, पर रैनसन नोटिस करता है कि वो उसके लिए रो रही थी। वो उसे छेड़ता है कि वो बहुत ज्यादा वॉरिड थी और वो पलट कर बोलती है कि बिल्कुल थी। रैनसन सच्चा थैंक यू बोलता है और उसके सिर पर हाथ रखता है, जिससे वो गर्माहट वापस आती है जो उसने सालों से महसूस नहीं की थी।
वो चुपचाप इस पल को एंजॉय करता है कि कितने वक्त बाद वो एक फैमिली की तरह बिहेव कर रहे हैं। तभी उसके शरीर में एक अजीब सेंसेशन होती है। डेजी पैनिक करने लगती है जब वो दर्द से दोहरा हो जाता है। उसे लगता है कि उसके जख्म और बिगड़ रहे हैं, पर इसके बजाय रैनसन को हैरानी के साथ रियलाइज होता है कि ये दर्द नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि वो मिरेकल असली था। डेजी देखती रह जाती है जब उससे एक गोल्डन लाइट निकलती है और उसका शरीर बदलने लगता है। उसके नकली हाथ पैर ढीले होकर गिर जाते हैं। जहां आर्टिफिशियल पैर थे वहां अब असली पैर फर्श को टच करते हैं। अपने वापस मिले शरीर पर खड़े होकर रैनसन अनाउंस करता है कि जो खो गया था वो वापस आ गया है। डेजी इस नामुमकिन नज़ारे को देखकर बस सांस रोके रह जाती है। जीत की खुशी में रैनसम प्रोक्लेम करता है कि वो सच में वापस आ गया है। डेजी उसकी तरफ भागती है, अभी भी उसे भाई बुलाते हुए। जब वो उस तक पहुंचती है वो हैरान है कि उसके असली हाथ पैर वापस आ गए हैं। वो रोते हंसते हुए खुद उन्हें चेक करती है। रैनसन उसके रिएक्शन को देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। बाकी घरवाले भी वहां जमा हो जाते हैं। इस मिरेकल को देखकर सब दंग हैं। ब्यूरेन रोते हुए पूछता है कि ऐसा कैसे हो गया। रैनसन बस इतना बताता है कि उसने एक एलिक्सिर पिया था, जिससे ब्यूरेन एक घूंट की कीमत सुनकर हैरान रह जाता है। कुछ और समझाने से पहले रैनसन कहता है कि उसे कुछ कंफर्म करना है। वो अपने नए शरीर को टेस्ट करता है और ब्यूरेन उसे तसल्ली देता है कि शायद थोड़ी रिहैबिलिटेशन चाहिए होगी, पर रिकवरी एकदम असली है। रैनसन फिर से वो वुडन बॉक्स उठाता है। उसका इरादा अंदर के रेलिक को समझने का है। वो ब्यूरेन को अपने साथ तुरंत आने को कहता है। वापस उन खंडहरों में पहुंचकर रैनसन अंदाजा लगाता है कि एलिक्सिर को असलियत में वहीं ऑल्टर पर रखा गया होगा। ब्यूरेन थोड़ा कंफ्यूज और परेशान होकर पूछता है कि वो इस जगह वापस क्यों आए हैं। रैनसन बॉक्स खोलता है और एक चमकती हुई चाबी दिखाता है। कहता है कि वो अपना शक टेस्ट करना चाहता है। उसे याद आता है कि खंडहरों का पिछला हिस्सा गार्ड किया गया था, सामने के बजाय पिछला हिस्सा कहीं ज्यादा हेविली गार्ड किया गया था। इससे वो ये कंक्लूजन निकालता है कि पक्का ये चाबी किसी छुपी हुई जगह को खोलती है। जैसे ही वो इसे एक्टिवेट करता है दीवार पर एक बड़ा सा मैजिक सर्कल जलने लगता है। वो बंद पैसेज रिस्पॉन्ड करता है और उनके सामने खुलने लगता है। दोनों आदमी उस छुपी हुई मैकेनिज्म को देखकर दंग रह जाते हैं। दीवार के पीछे एक सीक्रेट खजाना होता है जिसमें सोने के संदूक और पुरानी रिलिक्स भरी होती हैं। ब्यूरेन तुरंत समझ जाता है कि सिर्फ वो सोना ही एक किस्मत बदलने के लिए काफी है। रैनसन देखता है कि उस चैम्बर में पुराने आर्टिफैक्ट्स, तलवारें, आर्मर और मैजिकल टूल्स भी हैं। ब्यूरेन उस पर फिर दबाव डालता है क्योंकि वो इस डिस्कवरी और रैनसन के अचानक नए शरीर मिलने की बात को हजम नहीं कर पा रहा था। रैनसन मानता है कि उसे खुद भी इस पर मुश्किल से यकीन हो रहा है। फिर वो असलियत रिवील करता है कि वो इसी जगह से 10,000 साल पुराने पास्ट में ट्रैवल करके गया था। ब्यूरेन के मुंह से हैरानी में सिर्फ नहीं हो सकता निकलता है। रैनसन के लिए वो हैरानी इस यकीन में बदल जाती है कि वो नामुमकिन सफर असली था। उसे रियलाइज होता है कि अगर उस आर्टिफैक्ट की पावर सिर्फ एक बार के लिए नहीं है तो वो बार बार पास्ट में जा सकता है। इस पॉसिबिलिटी के साथ उसे हर चीज हासिल करने का रास्ता दिखता है। हालांकि वो ब्यूरेन से कहता है कि उसे पहले एक और मामला निपटाना होगा। उसका चेहरा सख्त हो जाता है जब वो अपने अधूरे काम की तरफ मुड़ता है। दूसरी तरफ वो वैम्पायर स्वॉर्ड्समैन बड़ी घमंडी सैटिस्फैक्शन में रिलैक्स कर रहा होता है। लाशों से घिरा हुआ वो अपने जिंदा होने का मजा लेता है और सोचता है कि आज का दिन क्या मनोरंजन लाएगा। वो बड़े कैजुअल तरीके से उस बंदे को तड़पाने निकलता है जिसे उसने कभी बेकार समझकर फेंक दिया था। रैनसन को आवाज देते हुए वो अपने साथियों के साथ निकलता है ताकि उस वेस्ट को दोबारा देख सके। दरवाजा खुलता है और सामने एक अनजान विजिटर होता है। वो बाहर कदम रखता है और देखता है कि रैनसन वहां एकदम सही सलामत खड़ा इंतजार कर रहा है। स्वॉर्ड्समैन मजाक उड़ाता है कि क्या रैनसन इतनी दूर सिर्फ उसे ग्रीट करने आया है, पर उसकी अकड़ तब ढीली पड़ जाती है जब वो रैनसन के वापस मिले हाथ पैर देखता है। वो उन पैरों को घूरता है जो वहां नहीं होने चाहिए थे। इस बात की सीरियसनेस समझते हुए वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि लॉर्ड को बताएं कि रैनसन का कोर वापस आ गया है। मैसेंजर्स के भागने से पहले ही रैनसन शांति से अपनी तलवार निकाल लेता है। वो एक ब्लू ऑरा स्ट्राइक से पहले हमला करता है जो इतनी तेज होती है कि नजर भी नहीं आती। वैम्पायर स्वॉर्ड्समैन मुश्किल से रिएक्ट कर पाता है जब तक अटैक करीब आ जाता है। उस वार से उस पर गहरा जख्म होता है इससे पहले कि वो पूरा डिफेंस कर पाए। वो स्ट्राइक उसके एक अटेंडेंट को भी चीर देती है। दूसरा अटेंडेंट भी उतनी ही बेरहमी से काट दिया जाता है। एक ही पल में सारे एस्कॉर्ट्स मारे जाते हैं और सिर्फ मास्टर खड़ा रह जाता है। वो हिल जाता है कि रैनसन ने उसके आदमियों को इतनी आसानी से मार दिया। रैनसन एकदम ठंडा और कंपोज्ड है। वो टूटा हुआ आदमी नहीं रहा जो उसके दुश्मन को याद था। उसके तलवार वाले हाथ पर डार्क ब्लू ऑरा लिपटने लगती है जब वो एक और टेक्निक की तैयारी करता है। वो थ्रेड लाइक ऑरा यूज करके अचानक से डिस्टेंस कम कर देता है। वैम्पायर स्वॉर्ड्समैन जल्दी में अपनी ब्लेड निकालता है उसका सामना करने के लिए। उनकी रेड और ब्लू ऑराज एक भयानक लड़ाई में टकराती हैं। दुश्मन नोटिस करता है कि रैनसन अभी भी पूरी ऑरा ब्लेड के बजाय सिर्फ एक धागे का यूज कर रहा है और उसे लगता है ये कोई कमजोरी है। दोबारा मुस्कुराते हुए वो अंदाजा लगाता है कि रैनसन का कोर अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ है। रैनसन अपनी स्टांस सेट करके और तलवार को और मजबूती से पकड़कर जवाब देता है।
स्वॉर्ड्समैन इस चिंता को मिटा देता है और डिसाइड करता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रैनसन एक और खतरनाक ब्लू स्ट्राइक से पलटकर वार करता है। वो इसे हर हाल में खत्म करना चाहता है। दुश्मन शेखी बघारता है कि वो अब 3 साल पहले जैसा नहीं रहा, बल्कि वो काउंट का एक नोबल ब्लडेड डायरेक्ट रिश्तेदार है। वो क्लेम करता है कि इस शरीर में अब बेहतरीन फिजिकल एबिलिटी और लगभग अमर रिजनरेशन है। इसके ऊपर से वो अपनी पावर बढ़ाने के लिए वेपन में वैम्पायर ऑरा डालता है। वो अनाउंस करता है कि इस हालत में तो एक स्वॉर्ड मास्टर भी उसके सामने टिक नहीं पाएगा। रैनसन का ब्लू अटैक सीधा उस एम्पावर्ड रेड ब्लेड से टकराता है। दुश्मन के होश उड़ जाते हैं जब वो ब्लू फायर्स उसके गार्ड को चीरते हुए आगे बढ़ती रहती है। इससे पहले कि वो संभल पाए, स्ट्राइक उसकी गर्दन को साफ काट देती है। उसका कटा हुआ सिर हैरानी में जमीन पर गिरता है। शरीर राख बनकर बिखरने लगता है, जो साबित करता है कि उसकी बड़ी बड़ी बातें करने वाली रिजनरेशन की भी लिमिट है। रैनसन गहरी सांसें लेते हुए नोट करता है कि उसका कोर तो वापस आ गया है, पर उसकी बिखरी हुई ऑरा को अभी भी दोबारा जमा करना बाकी है। सुबह की रोशनी खंडहरों पर पड़ती है और आखिरकार लड़ाई खत्म होती है। बाद में डेजी फिर से पूछती है कि क्या वो सच में पास्ट में गया था और वहां एलिक्सिर पिया था। रैनसन कंफर्म करता है और रिवील करता है कि वानरोआ रॉयल फैमिली का खजाना ही वो चीज थी जिसने उसे वक्त के पीछे भेजा। जब वो उस मिस्टीरियस किताब के बारे में बात करते हैं तो ब्यूरन पूछता है कि क्या रैनसन दोबारा पास्ट में जा सकता है, पर रैनसन मानता है कि पहली बार के बाद से आर्टिफैक्ट ने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया है। ब्यूरन सजेस्ट करता है कि सिर्फ मैजिक के पुराने जमाने का कोई आर्टिफैक्ट ही इतनी नामुमकिन टाइम ट्रैवल को समझा सकता है। रैनसन को यकीन करने में मुश्किल होती है कि इतनी छोटी चीज में सच में कोई दिव्य ताकत हो सकती है। लाल बालों वाली लड़की एक पॉइंट पकड़ती है। वो कहती है कि अगर उसने एलिक्सिर 10,000 साल पहले पिया था तो वो सिर्फ 200 साल पहले क्यों मिला था। इस सवाल से रैनसन को एक बात समझ आती है। वो कंक्लूजन निकालता है कि प्रेजेंट में वापस आने से पहले उसने पक्का सिर्फ आधा एलिक्सिर पिया होगा। जब वो पूछता है कि क्या हिस्ट्री में कभी सिर्फ आधा एलिक्सिर मिलने का जिक्र हुआ है, तो ब्यूरेन कहता है कि किसी ने कभी मात्रा रिकॉर्ड नहीं की। रैनसन रियलाइज करता है कि इसका मतलब ये बताने का कोई रास्ता नहीं है कि हिस्ट्री हमेशा से अधूरी थी या उसने खुद इसे बदल दिया है। वो अंदाजा लगाता है कि या तो शुरू से सिर्फ कुछ हिस्सा ही मिला था या पास्ट में उसके एक्शंस ने हिस्ट्री बदल दी, जिससे सिर्फ आधा बचा रहा। वो उसे वार्न करती है कि अगर वो दोबारा पीछे जा सका तो वो जो भी करेगा उससे पूरी दुनिया बदल सकती है। वो उस पर जोर डालती है ये डिसाइड करने के लिए कि अगर उसे पास्ट बदलने की पावर मिली तो वो सच में क्या चाहेगा। रैनसन अपने अंदर झांकता है और उस जवाब का सामना करता है जो वो हमेशा से अपने साथ लेकर चल रहा है। वो सबसे ज्यादा अपने माँ बाप और भाई बहनों को खोने वाली रात का बदला चाहता है। उस तबाही की याद उसके इरादे को पत्थर की तरह सख्त कर देती है। वो अनाउंस करता है कि अनरोआ के आखिरी रॉयल होने के नाते उसका असली मकसद उस गिरे हुए किंगडम को दोबारा खड़ा करना है। किसी भी रेस्टोरेशन से पहले वो जानता है कि उसे सबसे पहले काउंट स्लॉ को मारना होगा। उसे याद आता है कि कैसे उसने काउंट लॉ और लॉर्ड ऑफ कुशीन पर भरोसा किया था, ये सोचकर कि उनके नीचे काम करने से उसका परिवार सेफ रहेगा। अब वो कड़वाहट से समझता है कि किसी दूसरे जालिम की ताकत पर बनी खुशी कभी सेफ नहीं हो सकती। वो उसे याद दिलाती है कि स्लॉ कोई आम दुश्मन नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही एक स्वॉर्ड मास्टर था, डेलिच का सच्चा खून मिलने से पहले ही। रैनसन इस बात को मान लेता है कि अब सामने से टक्कर लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, खासकर अब जब स्लॉ का कुछ पता नहीं कि वो कैसे रिएक्ट करेगा, ये जानकर कि वो कितना बड़ा मॉन्स्टर बन चुका है। डेजी साफ साफ कहती है कि उसके साथ जंग होना पक्का है। रैनसन नोटिस करता है कि स्लॉ को दी जाने वाली महीने की टैक्स रिपोर्ट 3 हफ्ते में ड्यू है। वो डिसाइड करता है कि उस डेडलाइन के आने से पहले उन्हें काउंट के साथ सब कुछ खत्म करना होगा। इस फैसले के साथ ही कहानी अब तैयारी की तरफ मुड़ती है। रैनसन उस टूटे हुए आंगन में अकेला तलवार के साथ ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो अपनी स्टांस को स्टडी करता है और उस स्वॉर्ड्समैनशिप को दोबारा निकालने की कोशिश करता है जो उसने सदियों पुराने पास्ट में देखी थी। उसे 10,000 साल पहले के उस कल्ट लीडर की टेक्निक याद आती है, एक ऐसा स्टाइल जो दुश्मनों को बिना रुके सटीक तरीके से काट देता था। जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया था वो थी उसकी अटल मजबूती और लगातार बने रहना। उसे वो तेज एनर्जी भी याद आती है जो हर वार के साथ निकल रही थी। एक पुराने दुश्मन की झिड़की उसके दिमाग में गूंजती है जो बिना असली समझ के कलर्ड ऑरा ब्लेड्स का मजाक उड़ाता था। उस इंसल्ट ने उसकी कमजोरी साफ कर दी थी कि वो अब तक सिर्फ ताकत की नकल कर रहा था, बिना तलवार की असलियत को समझे। जैसे ही वो कंसंट्रेट करता है उसे ऐसा लगता है जैसे वो तलवार चला नहीं रहा बल्कि उससे बात कर रहा है। ये फीलिंग इतनी गहरी हो जाती है कि उसे लगता है जैसे वो खुद ही वो तलवार बन गया है। अचानक उसकी कंसंट्रेशन में एक सटीक समझ चमकती है। उस चीज को खुद एक्सपीरियंस करने के बाद उसे आखिरकार समझ आ जाता है कि उस पुराने स्वॉर्ड्समैन का क्या मतलब था। वो रियलाइज करता है कि उसकी ब्लेड के चारों तरफ जमा होने वाली फार्स कोई आम ऑरा नहीं है। उसकी ये ब्रेक थ्रू तब रुक जाती है जब वो लाल बालों वाली लड़की किसी अर्जेंट न्यूज के साथ अंदर भागते हुए आती है। वो बताती है कि काउंट स्लॉ ने अपनी चाल चल दी है। सीन अब काउंट के इलाके की तरफ शिफ्ट होता है। लॉर्ड के किले में खतरा बढ़ते ही एक सबऑर्डिनेट काउंट कसियास को रिपोर्ट करता है कि रैनसन फैमिली को 3 दिन में मैनर पर इनवाइट किया गया है। कसियास मुस्कुराता है और कहता है कि उसने इस पल का बहुत इंतजार किया है।
वो अपना असली इरादा जाहिर करता है कि वो वानरोआ के नोबल्स को बलि की तरह यूज करने का प्लान बना रहा है। वापस ग्रुप के पास रैनसन को रियलाइज होता है कि ये टाइमिंग बड़ी शकी है, क्योंकि इनविटेशन टैक्स रिपोर्ट्स ड्यू होने से थोड़ा पहले ही आया है। ब्यूरेन सोचता है कि क्या कसियास को किसी तरह पता चल गया कि रैनसन रिकवर हो गया है और नागी मारा गया, पर रैनसन इसे नामुमकिन बोलकर टाल देता है। वो असली मुद्दे पर आती है, ये कहते हुए कि इस अचानक आए इन्विटेशन ने उनके असैसिनेशन प्लान को बर्बाद कर दिया है। वो समझाती है कि उनका सबसे अच्छा मौका काउंट कसियास के किसी प्राइवेट रिचुअल के वक्त हमला करने का था। जब से उसका भाई बदला है, उसने काउंट की उस आदत को ट्रैक किया है जिसमें वो महीने में एक बार रिचुअल करने के लिए हवेली से अकेला निकलता है। लाल बालों वाली लड़की आगे बताती है कि उसने खुद कसियास के आदमियों को बच्चों को किडनैप करते देखा है। वो पूरा खौफनाक सच बताती है कि वो उन गांवों को भी मिटा देता है जो टैक्स नहीं भर पाते और लाशों और बच्चों दोनों को रिचुअल की बलि की तरह यूज करता है। रैनसन ये जानकर हिल जाता है कि जिस आदमी को वो पहले जानता था, वो अब लाशों और जिंदा शिकारों को एक ऐसी चीज के लिए तैयार कर रहा है जिसे वो समझ तक नहीं सकता। वो रियलाइज करता है कि जब वो अपाहिज और अकेला था, तब उसके आसपास की दुनिया अंधेरे में कहीं ज्यादा गहराई तक डूब चुकी थी। वो कितना कुछ जानती है ये देखकर रैनसन उससे पूछता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई। वो सीधा जवाब देती है कि उसने अपना खुद का इन्फॉर्मेशन नेटवर्क खड़ा किया है। रैनसन दंग है कि वो इतने खतरनाक शहर में अकेली घूम रही थी। वो इस बात को साइड में करती है और जिद करती है कि इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनका पुराना प्लान अब खत्म हो गया है। ब्यूरेन उसे हल्के फुल्के अंदाज में याद दिलाता है कि वो अब बड़ी हो गई है, पर रैनसन को अभी भी उस खतरे की चिंता है जो उसने झेला है। लाल बालों वाली लड़की थोड़ा हिचकिचाती है, अभी भी आगे आने वाली मुश्किलों से परेशान है। वो सवाल पूछती है जिससे वो सब डरते हैं कि क्या वो सच में कसियास के खिलाफ खड़े हो पाएंगे। रैनसन एक नई डिटर्मिनेशन के साथ तलवार निकालते हुए जवाब देता है। वो कहता है, ये तलवार ही वो वजह है जिससे हमारे पास अभी भी एक मौका है। ब्यूरेन उसे तुरंत पहचान लेता है कि ये तो राजा की तलवार है। वो समझाता है कि इसे आसमान से गिरे हुए सिल्वर स्टील से बनाया गया था और ऑरा के जरिए रिफाइन किया गया है। रैनसन उस वेपन को ऐसे पकड़ता है जैसे वो एक बोझ और एक वादा दोनों को एक साथ कबूल कर रहा हो। उसे बताया जाता है कि वैम्पायर्स और दूसरे मॉन्स्टर्स इस ब्लेड के एक वार को भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो उस पर अपना भरोसा रखती है, ये कहते हुए कि अगर वो फेल हो गया तो सरेंडर करने से बेहतर साथ मरना होगा। उसकी ये सच्ची लॉयल्टी रैनसन को थोड़ा चौंका देती है। वो तुरंत ये कहकर माहौल नरम कर देती है कि वो तो बस मजाक कर रही थी। फिर भी वो वापस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर आती है कि उन्हें काउंट कसियास को मारने का कोई नया तरीका चाहिए। रैनसन डिसाइड करता है कि चाहे कितना भी खतरनाक हो, उन्हें बचे हुए आखिरी रास्ते पर ही चलना होगा। कहानी लारा विलेज की तरफ शिफ्ट होती है, जहां बच्चे अभी भी कुछ आखिरी पलों के लिए आम जिंदगी जी रहे हैं। लड़के हंसते हैं और अपने जमा किए हुए मशरूम्स को कंपेयर करते हैं, इसे एक गेम बना देते हैं। उनमें से एक आगे भागता है, इस उम्मीद में कि घर पहुंचकर फैसला करेंगे कि कौन जीता। वो मासूम रेस तब खत्म होती है जब मशरूम उसके हाथ से फिसल जाता है। एक अचानक आई आग पूरे गांव को घेर लेती है और खेल एक पल में कयोस में बदल जाता है। बच्चे हैरानी और डर में जम जाते हैं जब वो समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। आर्मर्ड सोल्जर आग के बीच विलेजर्स को काटने लगते हैं। एक और भागते हुए विलेजर को पीछे से मारा जाता है और बिना किसी रहम के खत्म कर दिया जाता है। लाशों से भरी हुई गाड़ियां ये दिखाती हैं कि ये कत्लेआम ऑर्गेनाइज्ड है, रैंडम नहीं, और सोल्जर जलती हुई सड़कों पर फैल जाते हैं, कत्ल को और बढ़ाते हुए। वो बच्चों को देख लेते हैं और ऑर्डर देते हैं कि उनमें से कोई भी बचकर निकलने न पाए। सोल्जर अपनी तलवारें निकालकर करीब आते हैं। बच्चे पैनिक करने लगते हैं क्योंकि मौत उनके सिर पर खड़ी है। इससे पहले कि सोल्जर वार कर पाएं, एक अचानक आई गोली हवा को चीरते हुए आती है। वो शॉट पूरी जानलेवा ताकत के साथ एक हेलमेट के पार निकल जाता है। एक दूसरा सोल्जर भी उतनी ही बेरहमी से गिरता है। अटैकर्स एक पल में ढेर हो जाते हैं। बच्चे यकीन नहीं कर पाते, इस अचानक मिली मदद को समझ नहीं पा रहे। एक मजबूत दिखने वाला तीरंदाज करीब आता है और बड़े आराम से चेक करता है कि उन्हें चोट तो नहीं लगी। अभी भी कांपते हुए एक लड़का पूछता है कि वो कौन है। वो आदमी अपना इंट्रो देता है कि वो रिवेरा प्रो है। बच्चे शौक के साथ वो नाम पहचान लेते हैं। उन्हें रियलाइज होता है कि उनके सामने खड़ा ये अनजान आदमी खुद बैरन है। रिवेरा उन्हें कहता है कि एक्सप्लेनेशंस तब तक वेट कर सकते हैं जब तक वो सेफ ना हो जाएं। वो बच्चों को जमा करता है और उन्हें तुरंत गांव से भागने का ऑर्डर देता है। एक लड़का मना करता है, रोते हुए कि उसकी माँ अभी भी उस जलते हुए गांव के अंदर है। रिवेरा को पता है कि कुछ सोल्जर्स को मारने से ये इतनी बड़ी दरिंदगी नहीं रुकने वाली। जब उनके चारों तरफ गांव जल रहा होता है, वो काउंट को एक ऐसा मॉन्स्टर बोलता है जिसका कोई सुधार नहीं हो सकता। काउंट के किले पर रात हो जाती है, जबकि उस कत्लेआम का नतीजा अभी तक किसी को दिखा नहीं होता। फोर्ट्रेस के अंदर सोल्जर लाशों से लदी हुई गाड़ियां घुमाते हैं जो खून से लथपथ हैं। दीवारों के साथ और भी वैगन्स खड़े हैं जो दिखाते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में हार्वेस्टिंग हुई है। उन ढके हुए लोड से साफ पता चलता है कि मरे हुए लोगों को किसी मकसद के लिए जमा किया जा रहा है। ये खौफनाक सिलसिला बिना रुके जारी रहता है। एक सबॉर्डिनेट रिपोर्ट करता है कि उन्होंने 116 लाशें डिलीवर कर दी हैं, जो दिन के कोटा से भी ज्यादा है। काउंट घिन के बजाय बड़ी खुशी से जवाब देता है।
वो अपने आदमियों को भेज देता है और कहता है कि बाकी का काम वो खुद संभाल लेगा। उसका नौकर बात मानता है और तुरंत वहां से निकल जाता है। अकेला बचने पर काउंट लाशों के ढेर पर अपना हाथ रखता है। उन बॉडी से डार्क पावर निकलकर उसके अंदर जाने लगती है, क्योंकि वो उस मौत पे फीड करता है जो उसने खुद पैदा की थी। वो नोट करता है कि रैनसन का ग्रुप कल पैलेस में एंटर करेगा और वो उस पल का मजा लेता है जिसका उसने इंतजार किया था। जैसे ही वो उधर से मुड़ता है, लाशों के बीच एक हल्की सी चमक से पता चलता है कि वहां कोई और भी है। लाशों के नीचे से एक हाथ निकलता है और एक छुपा हुआ वेपन पकड़ने की कोशिश करता है। काउंट को एक जरूरी पल के लिए कुछ पता नहीं चलता। रैनसन अपनी पकड़ मजबूत करता है और छुपकर हमला करने की तैयारी करता है। वो एकदम खामोशी से किंग स्वॉर्ड निकालता है। जैसे ही वो अपना एम्बुश शुरू करता है, उसके चारों तरफ ब्लू फायर्स फट पड़ती है। काउंट को उस अटैक का एहसास बिल्कुल आखिरी मौके पर होता है। असल में डेजी ने ये प्लान तब बनाया था जब उसे पता चला कि लारा विलेज की लाशें उसी दिन वैगन्स में लदी जाएंगी। उसने रैनसन को इंस्ट्रक्शन दी थी कि वो लाशों के बीच छुप जाए ताकि दुश्मन अनजाने में उसे सीधा कसियास तक पहुंचा दे। रैनसन ने उस घिनौने इन्फिल्ट्रेशन को मान लिया था और खुद को पूरी तरह छुपाए रखने के लिए तैयार किया था। डेजी की आखिरी इंस्ट्रक्शन थी कि वो अपना मन पूरी तरह दबा कर रखे और तभी हमला करे जब काउंट रिलैक्स हो जाए। एम्बुश होता है, पर कसियास खुद को मोड़ लेता है और अपने अटैकर को रैनसन के रूप में पहचान लेता है। रैनसन तुरंत समझ जाता है कि भले ही सरप्राइज उसके साइड पर था, पर कसियास को हराना आसान नहीं होगा। जब वो एक दूसरे पर वार करते हैं, कसियास रैनसन के ठीक हुए शरीर को नोटिस करता है और मजाक में अंदाजा लगाता है कि उसे शायद कोई एलिक्सर मिल गया है। रैनसन इस उम्मीद को छोड़ देता है कि सिर्फ स्ट्रैटेजी से काम चलेगा और वो मान लेता है कि ये लड़ाई अब सामने से ही खत्म करनी होगी। कसियास एक शिकारी की खुशी के साथ इस ड्यूल का स्वागत करता है और रैनसन को उसके नाम से बुलाता है। वो अपनी ब्लड रेड पावर निकालता है और अनाउंस करता है कि वो रैनसन की मायूसी का मजा लेना चाहता है। रैनसन खुद को फोकस करने पर मजबूर करता है बजाय इसके कि वो उसके उकसाने पर रिएक्ट करे। जैसे ही किंग स्वॉर्ड के चारों तरफ ब्लू एनर्जी जमा होती है, वो ब्लेड को पहले से कहीं ज्यादा साफ महसूस करता है। पुरानी सीख को याद करते हुए वो तलवार का दिल पढ़ने का फैसला करता है। वो अपने पैर जमाता है और अगले वार के लिए पूरी जान लगा देता है। दोनों एक दूसरे की तरफ लपकते हैं और ब्लू और रेड फोर्सेस जोर से टकराती हैं। कसियास पहली टक्कर से बच निकलता है और बहुत तेज स्पीड से तलवार घुमाता है। वो पूरे बैटलफील्ड पर एक बड़ी क्रिम्सन स्लैश मारता है ताकि रैनसन को एक ही बार में कुचल सके। रैनसन उस अटैक का सामना करने के बजाय उसके ऊपर से कूद जाता है। वो लाल वार धमाके के साथ जमीन पर लगता है। रैनसन ब्लू पावर से लिपटी तलवार के साथ नीचे उतरता है और काउंट पर प्रेशर बनाए रखता है। कसियास पलटकर एक और भयानक ओवरहेड स्ट्राइक मारता है। रैनसन उसे बड़ी सफाई से रोकता है। उसका नियंत्रण पहले से कहीं ज्यादा शार्प और काम है। पहली बार कसियास का कॉन्फिडेंस हैरानी में बदल जाता है। रैनसन का ब्लू फार्स बाहर की तरफ निकलता है और काउंट को पीछे धकेल देता है। वो एक घूमते हुए काउंटर अटैक के साथ आगे बढ़ता है जिससे आखिरकार खून निकल आता है। काउंट अपने गले और शरीर के चारों तरफ रेड ऑरा को मजबूत करके उस वार को झेल लेता है। रैनसन देखता है कि उसका वार लगभग कामयाब हो गया था और वो दोबारा डिस्टेंस कम करता है। कसियास मानता है कि अगर उसकी ऑरा थोड़ी सी भी कमजोर होती तो रैनसन ने उसकी गर्दन काट दी होती। डरने के बजाय वो लगभग मौत वाला मौका उसे और एक्साइट करता है, क्योंकि ये वानरोआ की रॉयल स्ट्रेंथ का सबूत है। वो रिवील करता है कि उसे पहले से शक है कि रैनसन ही वानरोआ का वो खोया हुआ सेकंड प्रिंस है जिसका शरीर कभी नहीं मिला था। इस सच्चाई के बाद रैनसन उसके लिए और भी कीमती बलि बन जाता है। वो कहता है कि इतनी प्रेशियस रूह की बलि देने से आखिरकार उसकी बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। रैनसन बातों से नहीं बल्कि एक और डिसाइसिव वार से जवाब देता है। उसकी ब्लू ब्लेड इतनी ताकत से कसियास से टकराती है कि काउंट पीछे उड़ जाता है। पीछे हटते हुए भी कसियास गंदा सा हंसता है कि ये सब बेकार है और इशारा करता है कि रैनसन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो उसे खत्म नहीं कर सकता। सफेद बालों वाला काउंट बड़ी अकड़ से डिक्लेयर करता है कि कोई आम ऑरा ब्लेड उसके डिफेंस को नहीं भेज सकती। रैनसन उस ताने का जवाब अपना फोकस और तेज करके देता है जब तक उसकी आंख में ब्लू फ्लेम नहीं चमकती। उनकी दुश्मन ऑराज एक साथ फटती हैं जब रैनसन करीब आता है और काउंट को सामने से टकराने पर मजबूर कर देता है। वो टक्कर उन खंडहरों में इतने जोर से होती है कि पूरा शहर हिल जाता है। कहीं और चांद की रोशनी में एक टावन की बालकनी कुछ देर के लिए शांत रहती है, भले ही दूर तबाही मच रही हो। रिवेरा अपने साथी रेबल्स के साथ बैठा है जबकि लड़ाई के झटके और रोशनी उन तक पहुंचनी शुरू होती है। एक आदमी पूछता है कि उनके बॉस ने आज रात सबको एक साथ क्यों बुलाया है। वो अंदाजा लगाता है कि रिवेरा पक्का किसी बड़ी हलचल की तैयारी कर रहा है। रिवेरा पंगा शुरू करने से मना करता है और कहता है कि उसे बस खबर मिली थी कि कुछ अजीब होने वाला है। दूसरे उस पर दबाव डालते हैं ये समझाने के लिए कि उसे किस तरह की इन्फॉर्मेशन मिली थी। इससे पहले कि रिवेरा जवाब दे पाए, दूर से आई ऑरा की लहर उसे हैरानी में जमा देती है। पूरा ग्रुप झटके से उठ खड़ा होता है जब शॉकवेव से कंफर्म हो जाता है कि पास ही कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। ब्लू और रेड ऑरा ब्लेड्स को टकराते देख उन्हें रियलाइज होता है कि काउंट सेल्सियस किसी से लड़ रहा है। रेबल्स इस इवेंट को रिवेरा की वार्निंग से कनेक्ट करते हैं और सोचते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जो काउंट को चैलेंज करे।
रिवेरा एक स्पाई ग्लास से बैटलफील्ड को स्टडी करता है। अटैकर की हिम्मत देखकर वो दंग रह जाता है और स्कोप पास करने को बोलता है ताकि वो फाइटर को पहचान सकें। रिवेरा टेंशन में लेंस से देखता है। वो नज़ारा उसे हिलाकर रख देता है जब वो काउंट का सामना करने वाले स्वॉर्ड्समैन को पहचान लेता है। वो धीरे से वो नामुमकिन नाम लेता है, रैंसन। रिवेरा के मुंह से निकल जाता है कि अगर ये सच में रैंसन है तो उसका बर्बाद शरीर किसी तरह ठीक हो गया होगा। उसे याद आता है कि एक औरत ने उससे कहा था कि ये एक आखिरी मौका होगा जो दोबारा कभी नहीं आएगा। फिर से वही बात आ गई थी। उसका असली चैलेंज ये था कि क्या वो इस मौके का फायदा उठाएगा या फिर हमेशा के लिए पछताएगा। रिवेरा को अब शक हो रहा था कि क्या ये रेबल्स सच में काउंट को मार पाएंगे, भले ही वो अपने आप को रिवोल्यूशनरीज कहें। उससे याद आता है कि ऐसे मॉन्स्टर्स के खिलाफ वो लोग पहले सिर्फ कुछ बच्चों को ही बचा पाए थे, कोई जंग नहीं जीती थी। उसका एक आदमी गुस्से में पूछता है कि क्या वो लोग सच में यहाँ खड़े होकर बस तमाशा देखेंगे। अपने डर से लड़ने के बाद रिवेरा डिसाइड करता है कि वो लोग इंटरवीन करेंगे। वो धीरे से माफी मांगता है, शायद अपनी हिचकिचाहट के लिए और उस काम के लिए जो वो अब उनसे करवाने वाला था। वहां बैटलफील्ड पे रैंसन फिर से एक ब्लू स्ट्राइक के साथ काउंट के ऊपर हमला करता है। वो अपने मूव्स को पिवट करता है और बिल्कुल भी प्रेशर कम नहीं होने देता। रैंसन ने ठान ली थी कि वो एक बार फिर पूरी जान लगा देगा ब्रेक थ्रू करने के लिए। काउंट गुस्से में गुर्राता है जब रैंसन की तलवार फाइनली उसकी गर्दन के पास वाली प्रोटेक्शन को काट देती है। रैंसन और जोर लगाता है, बार बार खुद से कहता है कि उससे बस एक और मौका चाहिए। काउंट अपनी पूरी ताकत से रेसिस्ट करता है और हार मानने से मना कर देता है। रैंसन एक और एक्सचेंज की डिमांड करता है, जैसे कि वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देगा। पहली बार काउंट का कॉन्फिडेंस डगमगाता है जब उससे फील होता है कि उसके गले का डिफेंस टूट रहा है। काउंट की गर्दन पे एक पतली सी खून की लकीर दिखती है जो प्रूव करती है कि रैंसन ने सच में उस तक पहुंच बना ली है। काउंट यकीन नहीं कर पाता और अपने जख्म को छूता है। वो दंग रह जाता है कि उससे वहां चोट कैसे लगी। गुस्से और जिल्लत में वो रैंसन को कोसने लगता है और अपनी मर्डरस ऑरा को बिल्कुल वाइल्ड तरीके से फैलने देता है। रैंसन थका हुआ पर एक्साइटेड रियलाइज करता है कि उसने फाइनली उसे चोट पहुंचाने का रास्ता ढूंढ लिया है। वो टूटा हुआ किला बैटलफील्ड के ऊपर खड़ा होता है और ये लड़ाई अब कुछ हिस्टोरिक बनती जा रही थी। पैनिक करने के बजाय काउंट बड़े खतरनाक मूड में रैंसन की स्वॉर्ड्समैनशिप की तारीफ करता है। रैंसन कोई जवाब नहीं देता और बस खामोशी से उसे देखता रहता है। काउंट एडमिट करता है कि शायद ये तलवार उसे किसी दिन चीर देगी, पर तभी जब रैंसन बाकी सब चीजों को पार करके उस तक पहुंचता रहे, वो असली रुकावट सामने लाता है और उन दोनों के बीच एक वैम्पायर थ्रॉल्स की भीड़ खड़ी कर देता है। वो वैम्पायर्स एक साथ रैंसन की तरफ लपकते हैं, जिससे ये ड्यूल अब एक थका देने वाली जंग बन जाती है। रैंसन खुद को संभालता है और अपनी ब्लू ऑरा वाली तलवार स्वाम का सामना करने के लिए उठाता है। वो एक बड़े स्ट्राइक से पहली वेव को काट देता है और बॉडीज हवा में उड़ने लगती हैं। लड़ते वक्त भी वो काउंट को गाली देता है क्योंकि वो उसे अपनी ताकत इन फालतू के चमचों पे वेस्ट करने पे मजबूर कर रहा था, बजाय एक डायरेक्ट ड्यूल के। और ज्यादा वैम्पायर्स आते रहते हैं और रैंसन को समझ आता है कि इनका कोई अंत नहीं है। वो बाहर से काम दिखता है पर अब थकान उसके चेहरे पे दिखने लगी थी। रैंसन समझ जाता है कि अगर ये चलता रहा तो वो कैस को मारने से पहले ही गिर जाएगा। एक वैम्पायर ब्लड इन्फ्यूज्ड वेपन के साथ उसे खत्म करने के लिए जंप मारता है। रैंसन मुश्किल से उस स्ट्राइक से बचता है पर उसके आसपास प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। वो डिसाइड करता है कि उसे इन छोटे वैम्पायर्स को जल्दी खत्म करना होगा, इससे पहले कि काउंट उसकी थकान का फायदा उठा ले। एक और अटैकर रैंसन की पीठ के पीछे से जानलेवा वार करने के लिए हथियार उठाता है। रैंसन को खतरा महसूस होता है पर एक पल की देरी हो चुकी थी। अचानक दूर से एक गोल्डन एरो बैटलफील्ड में तेजी से आता है। वो शॉट उस अटैक करने वाले वैम्पायर के सर के पार हो जाता है और आखिरी मोमेंट पे रैंसन को बचा लेता है। रैंसन पीछे मुड़कर देखता है जब वो लाश उसके पीछे गिरती है। बचे हुए वैम्पायर्स हैरान रह जाते हैं कि किसी ने सिल्वर एरो चलाया है जिसमें ऑरा भरी हुई थी। रैंसन तुरंत समझ जाता है कि अनएक्सपेक्टेड दोस्तों की मदद आ गई है। रिवेरा अपने बो के साथ सामने आता है और दुश्मन दोस्त सबको हैरान कर देता है। फिर साल्सन आता है और हंसते हुए कहता है कि वो लोग भी आ गए हैं। रैंसन को यकीन नहीं होता कि साल्सन सच में वहां है। सेया भी एक पुराने साथी की तरह फील्ड में कदम रखती है। डेजी भी अपने वेपन्स के साथ लड़ने को तैयार आती है। यहाँ तक कि सेक्विन भी उन्हें ज्वाइन करता है और वो ग्रुप पूरा हो जाता है जिसे रैंसन ने यहाँ कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। रेबल्स उन पागल वैम्पायर्स पे टूट पड़ते हैं। वो खुश थे कि जिन दुश्मनों को वो मारना चाहते थे वो सब एक ही जगह मिल गए। रिवेरा दूर से अपने चमकते हुए एरोज से सपोर्ट करता है। सेया आगे बढ़कर मेली फाइट में डायरेक्ट सपोर्ट देती है। उसके इंटरफेरेंस की वजह से एक और वैम्पायर रेबल्स के कोऑर्डिनेटेड अटैक में ढेर हो जाता है। डेजी और सेक्विन अलग अलग दुश्मनों से भिड़ जाते हैं, ये दिखाते हुए कि पूरा ग्रुप लड़ने की तैयारी से आया है। रैंसन प्रोटेस्ट करता है कि उन्हें यहाँ आकर अपनी जान रिस्क में नहीं डालनी चाहिए थी। डेजी उसे डांटती है कि वो अब भी सब कुछ अकेले संभालने की कोशिश कर रहा है, जबकि अब वो सब बड़े हो चुके हैं। वो इंसिस्टेंस करती है कि ये जंग उन्हें साथ मिलकर लड़नी होगी। साल्सन दुश्मन की लाइन को काटते हुए उसका साथ देता है। वो रैंसन से कहता है कि उनकी फिक्र छोड़ दे और पूरा फोकस काउंट पे रखे। वो भरोसा रैंसन को थोड़ा हैरान कर देता है। वो मान लेता है कि ये वक्त अपने दोस्तों को लाचार बच्चों की तरह ट्रीट करने का नहीं है।
एक नए हौसले के साथ वो अपनी तलवार पे पकड़ मजबूत करता है। उसका एक्सप्रेशन सख्त हो जाता है और वो उस रोल के लिए तैयार हो जाता है जो उसके दोस्त उससे चाहते थे। सामने काउंट रेडोरा में लिपटा हुआ खड़ा था और रैनसन को खुद कुचलने की तैयारी कर रहा था। सैया मजबूती से खड़ी हो जाती है ताकि रैनसन के पीछे की लाइन संभल सके। रैनसन अपनी तलवार एक स्टांस में उठाता है। अपना असली टारगेट चुनते हुए वो डिसाइड करता है कि छोटे वैम्पायर्स को अपने दोस्तों के भरोसे छोड़ देगा और सिर्फ उस एक दुश्मन से निपटेगा जिसे सिर्फ वही संभाल सकता है। काउंट बड़ी दरिंदगी से मुस्कुराता है। वो खुश था कि उसे रैनसन को अपने हाथों से चीरने का मौका मिल रहा है। वो अपने एक हाथ को एक भयानक क्लॉ में बदल लेता है और प्रॉमिस करता है कि वो रैनसन का हाथ उखाड़ने से शुरुआत करेगा। वो बदला हुआ हाथ किसी शिकारी की तरह तेजी से आगे बढ़ता है। रैनसन पीछे हटने के बजाय उस पंजे का सामना अपनी तलवार से करता है। उसी वक्त वो अपनी शर्ट के नीचे छुपे हुए नेकलेस तक पहुंचता है। एक गोल्डन प्रोटेक्टिव मैजिक सर्कल निकलता है और काउंट के अटैक को रोक लेता है। काउंट उस अचानक आई बैरियर से दंग रह जाता है। वो इम्पैक्ट एक गोल्डन लाइट के धमाके के साथ बाहर निकलता है। जब धूल साफ होती है, काउंट हैरानी से देखता है कि अभी क्या हुआ। वो देखता है कि उसका ट्रांसफॉर्म्ड आर्म एक काले ठूंठ की तरह उड़ चुका है। इस उलटफेर को समझ ना पाने की वजह से वो चिल्लाता है कि रैनसन ने आखिर क्या यूज किया। रैनसन वो प्रोटेक्शन वाला नेकलेस दिखाता है और काउंट को गाली देता है कि उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। वो याद करता है कि ये एक रेलिक था जो उसे रूइंस में मिला था और उसने इसे इसी मोमेंट के लिए संभाल कर रखा था। भले ही वो नेकलेस यूज करने के बाद टूट जाता है, पर रैनसन नोट करता है कि उसका काम पूरा हो गया। काउंट का वो कटा हुआ भयानक हाथ उन दोनों के बीच जमीन पे गिरता है। रैनसन पहचानता है। उसने रियलाइज किया कि इस ऑल आउट एक्सचेंज ने फाइनली वो ओपनिंग दे दी है जिसकी उसे जरूरत थी। वो डिसाइड करता है कि यही वो मोमेंट है जब वो अपना छुपा हुआ ट्रम्प कार्ड बाहर निकाले जो उसने बचाकर रखा था। उसके स्वॉर्ड में एक नए और गहरे तरीके से ब्लू पावर बहने लगती है। रैनसन एक ऐसी स्टेट में चला जाता है जहां उसका अपना दिल और उसकी तलवार का दिल एक हो जाते हैं। वो एक ऐसे कंट्रोल और फोर्स के साथ तलवार घुमाता है जो उसके पहले वाले ऑरा ब्लेड से कहीं ज्यादा ऊपर थी। वो स्ट्राइक एक बहुत बड़े ब्लू वॉर्टेक्स की तरह खिलती है जो पूरे बैटलफील्ड पे छा जाती है। गुस्से में भरा हुआ और जख्मी काउंट स्टॉर्म के करीब आते ही वेंजेंस की कसम खाता है। वो डेस्परेशन में एक रेड काउंटर अटैक फेंकता है और वाव करता है कि उसके बदले रैनसन यहां मरेगा। लेकिन वो ब्लू वॉर्टेक्स उस रेड पावर को चीरते हुए उसे तबाह कर देता है। वो स्टॉर्म लगातार आगे बढ़ता रहता है और काउंट के डिफेंस को बिना रुके प्रेशर के नीचे कुचल देता है। पहली बार काउंट के चेहरे पे सच में डर दिखता है। इस लगातार अटैक ने फाइनली उस ऑरा को बीच से फाड़ दिया जो उसकी गर्दन को बचा रहा था। रैनसन तुरंत उस बारीक गैप से अपना फिनिशिंग स्ट्राइक अंदर घुसा देता है। फोर्स की एक मैसिव ब्लू ब्लेड सीधा काउंट के पार निकल जाती है। काउंट को बहुत देर से समझ आता है कि अटैक उसके कोर तक पहुंच चुका है। वो सोल इन्फ्यूज्ड स्ट्राइक उसकी छाती में एक आंखें चौंधिया देने वाले धमाके के साथ फटती है। रैनसन अपना किलिंग ब्लो पूरा करके मजबूती और बिना किसी रहम के खड़ा रहता है। वो बर्बाद हो चुका शहर उस पावर के स्टॉर्म के असर को सोख लेता है जब वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। चांदनी के नीचे रैनसन खामोशी से गिरते हुए काउंट का सामना करता है। काउंट का कटा हुआ सर जमीन पे गिरता है और फाइनली उसका अंत हो जाता है। मरने के बाद भी काउंट उसी अजीब पावर के बारे में सोच रहा था जिसने उसे मारा। वो हैरानी में उसे एक सोल ब्लेड की तरह पहचानता है। रैनसन एडमिट करता है कि उसने बस एंशिएंट स्वॉर्ड की को ऑरा ब्लेड के साथ मिक्स करने की कोशिश की थी। काउंट समझ जाता है कि ये रिजल्ट एक ग्रैंडमास्टर की निशानी है और वो ये देखकर हिल जाता है कि रैनसन अब क्या बन चुका है। बैटलफील्ड इतना शांत हो जाता है कि अब इस बड़ी जीत का एहसास होने लगता है। पास ही बचे हुए वैम्पायर्स में से एक तड़पने लगता है और काला खून थूकता है क्योंकि मास्टर की मौत का असर उन चमचों पे पड़ रहा था। रैनसन के साथी नोटिस करते हैं कि उनके आसपास के वैम्पायर अचानक लड़खड़ाने लगे हैं। रेबल्स दुश्मन के इस अचानक बदले हुए बिहेवियर को देखकर बैफल्ड रह जाते हैं। रिवेरा को समझ आता है कि इसका क्या मतलब है और उसे मुश्किल से यकीन होता है। वो ऑ के साथ रैनसन की तरफ मुड़ता है जब ये सच पूरे फील्ड पे साफ हो जाता है। वैम्पायर्स को गिरते हुए देखकर रिवेरा कंक्लूड करता है कि रैनसन ने सच में क्रूस को मार दिया है। वो सीधा रैनसन से बात करता है, अभी भी इस कारनामे से दंग था। रिवेरा पास आके कंफर्म करता है कि ये नामुमकिन जीत सच है। वो समझाता है कि रिकॉर्ड्स के हिसाब से जो वैम्पायर्स अपने मास्टर को खो देते हैं वो 1 या 2 दिन के लिए पागल हो जाते हैं। जब रैनसन पूछता है कि क्या वो बाद में रिकवर हो जाते हैं तो रिवेरा हाँ कहता है, जिसका मतलब था कि उन्हें अब बचे कुचे वैम्पायर्स को खत्म करना होगा। रिवेरा रात होने से पहले हर एक बचे हुए ब्लड सकर को खत्म करने की परमिशन मांगता है। रैनसन परमिशन की बात को रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि रेबल्स को बल्कि उससे मदद मांगनी चाहिए। रिवेरा अपने गिरे हुए साथियों का बदला लेने के लिए रैनसन को थैंक यू बोलता है और सच्ची ग्रैटिट्यूड में अपना सर झुकाता है। रैनसन एक हल्की और प्यारी स्माइल के साथ जवाब देता है। वो कमांड देने के बजाय पार्टनरशिप ऑफर करता है और कहता है कि वो रिवेरा पे भरोसा कर रहा है और चाहता है कि वो सब मिलकर इस शहर को रहने लायक बनाएं। रिवेरा उस अनएक्सपेक्टेड जवाब से हैरान रह जाता है। वो डिसाइड करता है कि किसी बेहतर वक्त का इंतजार करने के बजाय वो अभी एक इम्पॉर्टेंट बात बताएगा।
रिवेरा हाउस प्रो का क्रेस्ट दिखाता है और बताता है कि उसका परिवार 300 साल पहले ग्लोरी के नोबल्स में से एक था। वो रैनसन से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस क्रेस्ट को एक्सेप्ट करे। रैनसन हैरानी से उस निशान को देखता है। रिवेरा घुटनों के बल बैठ जाता है और कसम खाता है कि इस मोमेंट से वो रैनसन को अपने लॉर्ड की तरह सर्व करेगा। वो तबाह शहर उनके चारों तरफ खड़ा था जब उन खंडहरों में एक नया ऑर्डर शुरू हो रहा था। सिया मजाकिया अंदाज में नोट करती है कि उसे उम्मीद थी कि रिवेरा शायद अपना फैमिली क्रेस्ट भी दे देगा। जब वो साथ में चलने लगते हैं, रैनसन पूछता है कि वो रिवेरा को कितना अच्छे से जानती है और वो मानती है कि उसकी सारी जानकारी रिवेरा की कभी कभार मदद करने से आई है। रैनसन उसे देखता रह जाता है, ये रियलाइज करते हुए कि उसके साथियों के बारे में अभी भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो वो नहीं जानता। जब वो शहर से जल्दी जल्दी निकलते हैं, वो औरत उसे रेबल्स की मदद करने के लिए डांटती है और वो उसे एक छोटी सी फेवर कहकर हल्का कर देता है। वो डिसाइड करती है कि बाकी का काम रिवेरा पे छोड़ा जा सकता है, जबकि वो लोग काउंट के करप्शन का सबूत ढूंढने पे फोकस करेंगे। उसका प्लान है कि काउंट को इतनी बुरी तरह एक्सपोज किया जाए कि सिटीजन्स उसके खिलाफ हो जाएं और उनका साथ दें। वो मान जाता है, पहले से ही ये सोचते हुए कि कैसे पब्लिक ओपिनियन शहर के कंट्रोल को डिसाइड करेगा। क्रूजेस के मरने के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि कुशन के शहर पे राज करना अब लोगों का भरोसा जीतने पे डिपेंड करता है। ऐसा करने के लिए वो तुरंत मर्चेंट्स और शहर के लोगों की एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाते हैं ताकि काउंट के जुल्मों के सबूत इकट्ठा किए जा सकें। उनकी खोज उन्हें कल्टिस्ट से जुड़े एक चैपल तक ले जाती है और वो वहां इस उम्मीद में पहुंचते हैं कि वहां कुछ छुपा हुआ मिलेगा। वो सावधानी से अंदर कदम रखते हैं, वहां किसी इबादत की नहीं बल्कि राजों की उम्मीद कर रहे थे। ऑल्टर पे उन्हें बस एक अजीब सी हॉर्न स्टैच्यू मिलती है जो उस सुनसान जगह पे खड़ी थी। वो जगह पहले तो बिल्कुल ऑर्डिनरी लगती है, जिससे वहां की खामोशी और भी सस्पिशियस हो जाती है। वो स्टैच्यू की अनसेटलिंग प्रेजेंस पे थोड़ा नर्वस जोक मारता है, अपने टेंशन को मजाक से छुपाते हुए। फिर वो औरत कुछ अजीब नोटिस करती है और उसे पॉइंट आउट करती है इससे पहले कि वो उस जगह को पूरी तरह खारिज कर दे। अचानक उसके आसपास एक जानी पहचानी ग्रीन लाइट चमकती है जो उसे हैरान कर देती है। वो चमक उसके पास मौजूद एक चीज से इतनी तेज हो जाती है जैसे उसने चैपल को रिएक्ट किया हो। वो उस सोर्स को बाहर निकालता है और देखता है कि पेंडेंट फिर से अपने आप चमकने लगा है। वो आर्टिफैक्ट तेज ग्रीन एनर्जी के साथ घूमता है, साफ तौर पे पास ही किसी छुपी हुई चीज को रेस्पॉन्ड कर रहा था। उसके खिंचाव को फॉलो करते हुए वो एक ब्लू पोर्टल जैसा स्टोरेज स्पेस खोलता है ताकि उस चीज को निकाल सके जिसे वो बुला रहा है। वो रिएक्शन उसे एक चमकती हुई किताब तक ले जाता है और वो वही खतरनाक एक्टिवेशन पहचान लेता है जो पहले हुई थी। वो औरत उसे बुक ऑफ फेट के रूप में पहचानती है और सजेस्ट करती है कि उसे तुरंत खोला जाए। वो मना कर देता है क्योंकि उसे अभी खोलने से वो वक्त में पीछे जा सकता है और ये टेरिटरी दुश्मन फैक्शंस के लिए बिल्कुल डिफेंसलेस रह जाएगी। उस रिस्क को मानते हुए वो डिसाइड करते हैं कि किताब को खोलने के बजाय उसे वापस रख दिया जाए। वो उसे स्टोर करने के लिए आगे बढ़ता है, खतरे को बढ़ने से पहले खत्म करने की कोशिश करता है, पर वो किताब अचानक अपने आप उड़कर खुल जाती है, सब बातों को इग्नोर करते हुए।